से उन्होंने सन 1984 में BA MS की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात उनके द्वारा पुणे विश्वविद्यालय से काया चिकित्सा पर सन 2000 में PhD की उपाधि प्राप्त की गई है। विगत कई वर्षों से डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी कई मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर आयुर्वेद की दिशा में कार्य कर रहे हैं एवं वर्तमान में डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन और आयुर्वेद व्यासपीठ के सदस्य हैं। सर, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सचिवालय परिवार में। और मैं अनुरोध करूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से कि हमारे अतिथि डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं अभिनंदन करें। और सभी लोग जो पीछे खड़े हैं, कृपया काफी सीटें रिक्त पड़ी हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध करना चाहूंगी कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें। और मैं स्वागतीय उद्बोधन हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री के रविंद्र नायक जी को सादर आमंत्रित करती हूं। कार्यक्षमता वृद्धि व्याख्यान माला के ये षष्ठम व्याख्यान माला के अंतर्गत कार्यक्षमता आयुर्वेद का साथ स्वास्थ्य हमारे हाथ विषयक आज इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हमारे आए हुए माननीय व्याख्यानकर्ता डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी, अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आपको हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्य सचिव महोदय, आपके ही प्रेरणा से, आपके दिशा निर्देशन में ये 6वीं बार हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हमारे जो सचिवालय प्रशासन, सचिवालय परिवार पूरा समस्त उच्च अधिकारियों से नीचे निम्न समस्त अधिकारी सब लोग काफ़ी उत्सुक हैं महोदय। आपके जो दिशा निर्देशन में हम लोग ये 6 बार कर चुके हैं और इसके काफ़ी फायदेमंद हो रहे हैं सभी को। हम सभी की ओर से तहे दिल से आपको स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं मुख्य सचिव महोदय। आज हमारे बीच में आप जो हमारे जो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर जयंत देव पुजारी के आपने सुझाए हैं। आपने सर इनका जो व्याख्यान से हम निश्चित रूप से हम लोग सब फायदेमंद होंगे, हम सब उम्मीद कर रहे हैं सर। और आपके जो अनुभव डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी का अनुभव है और आपके जो जिस आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरा देश भर के लिए जो फायदा हो रहे हैं, आप नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप अपना योगदान दे रहे हैं। और इसमें जो आयुर्वेदिक एडमिशनों में और कई विषयों में आपने कोई विशेष योगदान दे रखे हैं। कल हम वार्ता हो रही थी, जो विविध न्यायालयों में 5000 मुकदमों को घटा करके 4200 मुकदमे खत्म कराया, बता रहे एक ही रिकॉर्ड समय में। आप डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी काफ़ी ऊर्जावान चिकित्सक हैं। हम सर आपसे निश्चित रूप से हम लोग सब फायदेमंद होंगे। आपके जो ऊर्जा और आपके जिस तरह से जो जीवन शैली है उसके क्रम में हम लोग सबको फायदेमंद रहेगा। 35 साल के चिकित्सा अनुभव में आप डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी, पीछे चल, गैस्ट्राइटिस ट्रीटमेंट और सीरोथेरेपी, आर्थराइटिस मैनेजमेंट, केरल मसाज थेरेपी के विशेषज्ञ है। और आपने PhD काया चिकित्सा में सन 2000 में आपने PhD कर चुके हैं। और आपके जो अनुभव, आपके जो नॉलेज देश के लिए उपयोग हो रही है। इसी क्रम में हमारे बीच में आपके जो व्याख्यान माला से हम निश्चित रूप से फायदेमंद होंगे। आज इस अवसर पर आपको हार्दिक तहे दिल से हार्दिक सचिवालय प्रशासन की ओर से और समस्त अधिकारी कर्मचारी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं महोदय। और मुख्य सचिव महोदय की आपके प्रेरणा से निश्चित रूप से सर हम इसका भरपूर लाभ लेंगे और हमारे जो परिवारों को, अड़ोस पड़ोस को हम निश्चित रूप से इसको और व्यापक हम इसको फायदा दिलाएंगे, देंगे।
और आज हम लोग ऑनलाइन में भी हम लोग सारे कई परिवार जुड़े हुए हैं सर, हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के परिवार, और यहाँ से जो सचिवालय के जो अधिकारी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं और वो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सर। कुछ ये सभी को भी हार्दिक इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे बीच में और इस अवसर पर हमें लाभान्वित कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अनुरोध है कि जो लोग भी पीछे खड़े हुए हैं कृपया आगे की रिक्त सीटों को भरने का कष्ट करें। और जैसा कि वह घड़ी जो आ गई है, मैं प्रस्तुतिकरण के लिए सादर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी को। जोरदार तालियां डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी के लिए। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दयाशंकर मिश्र जी से। उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरे पहले जो 5 वक्ता है वो काफ़ी बड़े वक्ता है। शायद मैं उतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन चिकित्सक जरूर हूँ और चिकित्सक के नाते मुझे लोगों से संवाद करना पसंद भी है और वह मेरी ज़रूरत भी है। तो इसलिए आयोजकों ने मुझे आप सब लोगों से संवाद करने के लिए का जो मौका दिया, उसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। हम यहाँ पर आज जो एकत्रित आए हैं वह हमारे स्वास्थ्य के विषय में बात करने के लिए आए हैं। हम सब लोग यहाँ पर उच्चाधिकारी हैं, सचिवालय में काम करते हैं, एक केंद्र में काम करते हैं जहाँ से हम व्यवस्थित रूप से लोगों की सेवा कर सकें। अब ऐसे समय पर जितनी भी चिंताएं, जितने भी चैलेंजेस, जितने भी प्रश्नों का सामना हमें करना पड़ता है, उसका परिणाम जो है वो हमारे जीवन शैली पर, हमारे दैनंदिन जीवन पर जरूर होता है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम हमारा स्वास्थ्य कैसा अच्छा रखें और हमारी कार्य क्षमता कैसी बढ़ाएं या कायम रखें, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील रहते हैं। और इसमें कुछ जो मेरे अनुभव है, कुछ जो जानकारी है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसलिए इसका जो हेडिंग है वो आयुर्वेद का साथ, स्वास्थ्य हमारे हाथ, इस प्रकार का है। अभी इसमें 2 शब्दों का प्रयोग हम लोग हमेशा देखते हैं, एक जीवन शैली और दूसरा स्वस्थ वृत्त। अब ये जीवन शैली शब्द तो आपके परिचय का होगा क्योंकि ये लाइफस्टाइल इस शब्द से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वस्थ वृत्त ये शब्द शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। स्वस्थ वृत्त ये आयुर्वेद का शब्द है, आयुर्वेद से आता है। अब जीवन शैली और स्वस्थ वृत्त में क्या है फर्क है, ये हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि ये स्वस्थ वृत्त जो शब्द है वह वृत्त शब्द यहाँ व्यवहार करना इस दृष्टि से उपयोग में लाया जाता है। तो इसलिए अंग्रेजी में हम जिसको हेल्दी बिहेवियर बोलते हैं उसका ये संस्कृत शब्द है, मूल आयुर्वेद में से है। स्वस्थ वृत्त यहाँ वो शब्द है। दूसरा शब्द हम लोग देख रहे हैं जीवन शैली। वैसे लगता तो ये हमारा शब्द है लेकिन हमारा है नहीं। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड एडलर, ऑस्ट्रेलियन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और 1921 में उन्होंने लाइफस्टाइल इस शब्द का पहला प्रयोग किया। अब तब से ये चलता आया और लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली, यहाँ उसको कॉइन होते होते 40 साल लगे और पहले साइंटिफिकली इस शब्द का प्रयोग लाइफस्टाइल को जीवन से, हमारे जीने की पद्धति से जोड़ने का 1961 से प्रारंभ हुआ।
तो मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि ये मूलतः हमारा शब्द नहीं है। हमारा मूल शब्द जो है आयुर्वेद का, हमारा यानी आयुर्वेद का, वह स्वस्थ वृत्त है। तो ये लाइफस्टाइल इस शब्द का भाषांतर है, ये हमने समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आगे की जो है वो जुड़ी हुई है। अब ये जीवन शैली कहते किसको है? मैं स्वस्थ वृत्त की बात तो बाद में करूँगा, लेकिन जीवन शैली कहते हैं हमारा जो खान पान है, हमारे विचार करने की पद्धत है, हमारा व्यवहार है, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस है, हमारा सामाजिक जीवन है, हमारा पहनावा है, हमारे कपड़े हैं, और हमारी जीवन दृष्टि जो है, यह मिलकर जिसको कहते हैं उसे जीवन शैली कहते हैं। उसका अंतर्भाव इसमें आता है। अब WHO ने भी इस लाइफस्टाइल शब्दों को मान लिया है और उन्होंने उसके 8 पक्ष बताए हैं, और वह 8 पक्ष भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। एक है भावनिक, दूसरा है पर्यावरणीय, तीसरा है आर्थिक, अभी उसके बारे में आप लोगों ने सुना, चौथा है बौद्धिक, पांचवा है व्यावसायिक, छठवां है शारीरिक, सातवां सामाजिक और आठवां आत्मिक। तो इस प्रकार से जो 8 पक्ष है वो ये जीवन शैली के पक्ष है, ऐसा WHO मानता है। उसके डेफिनेशन में ये चीज़ आई हुई है। तो ये जो हमारी जीवन शैली चलते आ रही है, हमने किस किस चीज़ों का विचार करना चाहिए, इसका संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जीवन शैली के साथ में बहुत सारे अन्य शब्द भी जुड़ते आए हैं, क्योंकि ये पश्चिम से आया है। तो अभी हम देखेंगे कि ये एक्टिव लाइफस्टाइल, क्रियाशील जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम सब लोग वापरते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली, एक सोलो लाइफस्टाइल भी रहती है, एकल जीवन पद्धति, वो अकेला जीना चाहता है, वो समाज के साथ नहीं जाना चाहता। अब हमारे इसमें इस प्रकार की जीवन शैली शायद साधु सन्यासी वगैरह करते होंगे, पहले भी करते होंगे, आज भी करते हैं। एकांतवासी हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको आज की भाषा में सोलो लाइफस्टाइल कहते हैं। ग्रामीण जीवन शैली के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अर्बन लाइफस्टाइल जो है, शहरी जीवन शैली है, वो तो हम जीते हैं, लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं तो हम उसी प्रकार की जीवन शैली जीते हैं। एक नोमैडिक लाइफस्टाइल भी है, जो घुमक्कड़ रहते हैं लोग, वो एक जगह रुकना नहीं चाहते, वो बदलाव चाहते हैं। सामान्यतः आदमी क्या चाहता है? वो स्थिरता चाहता है, वो संरक्षण चाहता है। ये जो नोमैडिक लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, वो ये दोनों इसके विरोध में रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मैं जगह बदलूं। आप भी कई लोगों को देखते होंगे कि उनको एक जगह 5 साल हो गए कि उनको वो बदल देते, जॉब बदल देते। ये जो अभी नए बच्चे जो है ना, ये सब बदलने वाले, उसमें से जो बार बार बदलते हैं, ये इस नोमैडिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बोहेमियन लाइफस्टाइल है, जो कलात्मक चीज़ या आध्यात्मिक चीज़ को या इस प्रकार के जीवन शैली को करना चाहते हैं। एक डिजिटल लाइफस्टाइल भी है, आभासी है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, वो किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से अब ये जो केमिकल लाइफस्टाइल है, ये मेरा शब्द है, ये मूल कुछ है नहीं। इसका कारण ऐसा है कि आज हम देखेंगे, यदि हमारे जीवन की तरफ देखेंगे, तो हमारे जीवन का इतना ज़्यादा केमिकलाइजेशन हुआ है कि सुबह उठ के जो टूथपेस्ट हम मुंह में डालते हैं, वह भी केमिकल है। हम लोग वहाँ से शुरुआत होती है हमारे केमिकलाइजेशन। हम लोग जो बालों को तेल लगाते हैं, उसको कभी बास नहीं आता, क्योंकि कुछ तो भी डला हुआ रहता है। कोकोनट ऑयल आप रखिए, जो ओरिजिनल कोकोनट ऑयल है, 8 दिन में उसको बास आना लगता है। आपके पास जो है उसको कभी गंध नहीं आता, खराब नहीं होता वो। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का जिस प्रकार से केमिकलाइजेशन हुआ है, ये भी हमारी एक जीवन शैली का परिणाम या जो भी होगा, ये हम लोग देखते हैं उसको। अभी ये स्वस्थ वृत्त जो शब्द मैंने बताया, उसका प्रयोजन सुश्रुताचार्य ने बताया है। वो कहता है कि उत्थायोत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यमिच्छता धीमता यदनुष्ठेयम तत्सर्वम संप्रवक्षते। इसका सामान्य अर्थ ऐसा है कि आज सुबह मैं उठा, तब से कल सुबह मैं जब उठूंगा, उस समय तक मैं मेरे स्वास्थ्य के लिए जो करना है, वो सबका अंतर्भाव ये स्वस्थ वृत्त में होता है। इसलिए ये वृत्त शब्द ये स्टाइल नहीं है, ये बिहेवियर है। तो इसलिए मैंने बताया कि हेल्दी बिहेवियर, ये वर्ड हेल्दी लाइफस्टाइल से कहीं भिन्न है, क्योंकि
विचार करने की पद्धति थोड़ी सी अलग है हमारे भारतीयों की। अब स्वस्थ वृत्त के दो प्रकार हैं। अब इसमें भी और एक विशेष मैं शब्द बता देना चाहता हूं कि सततम, ये शब्द इसमें का महत्वपूर्ण है। सततम यानी बार बार करना, उसी को आप सब जानते हैं, हम कोई भी चीज बार बार जब करते हैं तो वो सतत करते हैं। और हमारे यहाँ और एक शब्द है, वो है अभ्यास। अब ये अभ्यास शब्द जो है वो स्टडी शब्द उसका कन्वर्ट, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे यहाँ जो अभ्यास शब्द है उसका संस्कृत में उन्होंने उसकी व्याख्या की है। वो कहते हैं भावाभ्यसनम अभ्यासशीलनम सतत क्रिया। जो क्रिया बार बार की जाती है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिसको हम संगीत की भाषा में रियाज कहते हैं। वही चीजें वो बार बार करते रहता है। तो ये सतत करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज किया, इसलिए मैं इसका संदर्भ इसलिए देना चाहता हूं कि अभी जो एक्सरसाइज का पैटर्न चला है तो ये बताया जाता है कि आप हफ्ते में 3 दिन करो, ठीक चल जाएगा, आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा, या 4 दिन कर लो। ये कोई नहीं कहता 7 दिन करो, ये आयुर्वेद कहता है। वो बोलता है कि स्वास्थ्य के लिए आप जो भी करो रोज करो। ये 3 दिन 5 दिन वाला फंडा आयुर्वेद में है नहीं। अभी जो बात चलती, मैं उसको नकारता नहीं या वो गलत है ऐसा भी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ आयुर्वेद में क्या कहा है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अभी स्वास्थ्य यानी क्या है, इसकी जो हमारी व्याख्या चलती है वह है, उसका श्लोक है समदोषाः समअग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, ऐसा बोला है। अब आयुर्वेद ये त्रिदोषों पर आधारित है, वात पित्त कफ वगैरह। तो इसके अंतर्गत अब उसके भी प्रकार हैं, जैसे वायु के 5 प्रकार कहे गए हैं, प्राण व्यान उदान समान अपान। और आगे हम योग शास्त्र में जब जाते हैं तब उसके 10 प्रकार बताए हैं, वो धनंजय पुरंजय वगैरह, वो बाकी सब चीजें आती है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो दोषों का जो वर्णन है वो बेसिकली हमारे शरीर में जो जितनी भी फिजियोलॉजी है उसके अंतर्गत आती है। स्ट्रक्चर जितना भी है वह वो धातुओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि 7 धातु माने गए हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। जितने भी टिश्यूज कहते हैं आज की भाषा में, वो सब ये 7 धातुओं के अंतर्गत माने जा सकते हैं। अब इसमें है अग्नि। अग्नि को हम लोग जाठराग्नि तो जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये सभी धातुओं की अग्नि होती है। अब इसका मतलब हमारे जितने भी शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसका अंतर्भाव ये अग्नि में भी होता है। अब ये कैसे होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो दोष भी सम होना चाहिए, अग्नि भी सम होना चाहिए, धातु भी सम होना चाहिए, मल क्रिया भी सम होनी चाहिए। इसके साथ और क्या होना चाहिए? आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, और हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वह भी प्रसन्न होनी चाहिए। अब ये स्वास्थ्य की व्याख्या होने के कारण कई बार हम चर्चा करते हैं कि हम लोग आयुर्वेद का फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं क्या? तो हम लोग, इसलिए हमको समस्या है कि ये जो नीचे के 3 है, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रिय, इसका सर्टिफिकेशन आज के तारीख में कठिन है। उसका स्केल बना रहे हैं हम लोग काम में लगे हुए हैं इसका, क्योंकि आजकल वो स्केल के आधार पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट होते जाती है। तो हमारा जो स्वास्थ्य का सर्टिफिकेशन है, जो कागज पर लिख के जाता है, ही इज फिट टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज, ये जो लिख के आता है डॉक्टरों से, वो यदि आयुर्वेद की परिभाषा में है तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा, ही इज फिट टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज बिकॉज प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन और प्रसन्न इंद्रिय। तो इसलिए ये जो स्वास्थ्य की व्याख्या है, स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या है, यह हमको ठीक ढंग से समझनी चाहिए, और उसका जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है वो हमको समझना चाहिए। उसका क्या संबंध है वो मैं आगे के मुद्दे में आपको बताऊंगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य या हमारी जीवन शैली, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है, उस पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं, ये हमको पहले समझना चाहिए। तो मैं जब इसका विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊर्जा का स्रोत जो है वह हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, ये लाइट। अब ये जब से हमारे जीवन में आया, हमारे सोने का समय 4 घंटे से आगे चला गया।
इसका इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर है, ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है उसका, कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1879 में बिजली का दिया पहले निकाला गया। हमारे देश में कब आया? ज़्यादा साल नहीं लगे। 1899 में कलकत्ता में आ गया, कोलकाता में, और 1906 में बंगलोर में दिया जलने लगा। अभी देखो कितने साल हो गए, आप देखिए 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इसको ये आते समय। अब इसका ये ऊर्जा जैसे आ गई, हमारे वाहनों का वेग बढ़ता गया। पहले तो हम घोड़े पे चलते थे, रथ पे चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे या पैदल जाते थे, वहाँ से हम लोग आ गए वेग पे, गति पे आ गए। अभी ये गति का हमारे शरीर पर क्या परिणाम हो रहा है, इसका अध्ययन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अभी हम लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया है कि हम अभी सबसे अच्छा आज के तारीख में कंफर्टेबल वगैरह माना जाता है एयर ट्रैवल। लेकिन एयर ट्रैवल के जितने भी दुष्परिणाम हैं अभी डॉक्यूमेंटेड है, आप भी गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होते हैं। यूवी रेडिएशन कितना आता है हमारे पास में, वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कितनी शिकायत आती है उसमें एक किस्म का फियर या एंग्जाइटी डेवलप होती है, डिहाइड्रेशन होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हम लोगों को जो फ्लाइट में जो आहार मिल रहा है वो तो वही मिल रहा है, वही जो चीज़ें हैं वह हमको जो खाते हैं वो मिलती हैं। क्या इसको एड्रेस करने वाला कोई आहार हम ढूंढ सकते हैं आयुर्वेद में? इसके ऊपर अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका भी परिणाम, मैं तो बाकी स्कूटर और कार और ट्रेन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये ऊर्जा के स्रोत का हमारे शरीर पर परिणाम हुआ है या हमारे स्वास्थ्य पर परिणाम है। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, ये तो सब आप तो बिना मोबाइल के रह नहीं सकता कोई, वो शरीर का अंग हो गया है। जैसे मुझे एक मित्र कहता था जो बार बार विदेश जाता था, तो बोले ये पासपोर्ट है, ये मुझे तो मेरे शरीर का अंग है वैसे रखना पड़ता है। मतलब मोबाइल का क्या, वो भी तो नहाने के लिए गया, अब तो वो बाहर रखना, घंटी बजी कि इसका दिल वहाँ चला जाता है, नहाने से हट जाता है। तो ये जो हम इतना ये सब ऊर्जा के परिणाम है, ये सब ऊर्जा के परिणाम है। उसके साथ टेक्नोलॉजी यहाँ भी आती है, ये मैं जानता हूँ। उसके साथ में अभी क्या हुआ कि उसके कारण, ये सब सिस्टम के कारण हमारे पास जानकारी का प्रपात, यानी जिसको हम नायगरा बोल सकते हैं, जानकारी का प्रपात हमारे पास रहता है। हम चाहे न चाहे वो सब गिरते रहता है। अब इसके कारण हमारे जीवन में क्या बदलाव आया? तो पहले जो चीज विवेकाधिष्ठित थी, विजडम पर आधारित थी, वह अभी जानकारी के आधार पर हो गई। हमारा जीवन ही जानकारी के आधार पर हुआ। अभी कैसा हुआ कि जब मेरी दादी माँ थी, तब मैं कहीं खाना खाने जाता था, तो वो पहले ही बोलती थी कि तू ये फलानी चीज़ मत खा। मैं पूछता था क्यों, तो बोले ये देव पुजारी के घर में किसी को भाती नहीं। अब ये विजडम हो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी को भी देखा है, जन्म दिया है, उन्होंने मेरे दादाजी के साथ भी रही है वो, और उनके पिताजी के साथ भी रही है। तो उनको ये मालूम है कि देव पुजारी कुल में ये चीज़ चलती नहीं। तो मेरे को पहले ही बोलती थी कि वो केला मत खा, किसी को नहीं चलता। अब ये जो है, ये क्या एक्सपेरिमेंट पर आधारित है? ये क्या पूछा जाता है आजकल, एनी एलर्जन? कोई एनी एलर्जन मेरे दादी को मालूम रहता। वो आज मैं एनी एलर्जन ढूंढता हूँ कि मेरे डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या, कुछ लिखा है क्या। लिखा रहता प्रिस्क्रिप्शन पे, इस दवाई की एलर्जी है, इस चीज़ की एलर्जी है। इसलिए ये जो हमारा विजडम से हम लोग जानकारी पर आ गए, ये इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज़, क्योंकि जानकारी बदलते रहती है, रिसर्च बदलते रहता है। और मैं आधुनिक संशोधन की, मुझे जो एक विशेषता, क्योंकि मैं भी संशोधन करता हूँ, एक न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ 22 साल से, और मेरे भी वो I10 इंडेक्स और साइटेशन और वो सब आप गूगल स्कॉलर में सर्च करोगे, मेरा नाम तो मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेरे जो चीज़ समझ में आई, वो देखने का दृष्टिकोण है, वो गलत कुछ नहीं है उसमें, कि यदि मॉडर्न साइंस में कोई चीज़ नई आती है तो पुराना मूर्खता ऐसे नहीं बोलते। अभी जैसे कोलेस्ट्रॉल का हुआ है, बड़ी कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर, आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उन्होंने तो वो कोलेस्ट्रॉल शब्द किसी भी खान पान पे के डब्बे पे लिखना ही बंद कर दिया। उनका कहना ऐसा है कि ये इर्रिलेवेंट है। वो वहाँ के डॉक्टरों का स्टेटमेंट है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आज तक दुनिया में किसी को हार्ट अटैक नहीं है, फिर 50 साल तक हमको गोलियाँ क्यों खिलाई?
तो ये जो जानकारी आ रही है 50 साल बाद में, वो एडवांसमेंट है, वो रिसर्च है। पुराना क्यों किया, ये कोई पूछने की पद्धति आधुनिक विज्ञान में नहीं है। इसका कारण ऐसा है कि जैसे जैसे ये बदलते जाता है वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाती है। तो ये जानकारी जो आ रही है हमारे साथ, उसका आधार एक्सपेरिमेंटेशन है, ऐसा हम मानते हैं। और उसके निष्कर्ष यदि बदलते गए, उसके जो कंक्लूजन है यदि बदलते गए, तो वो जानकारी भी बदलते जाती है। तो इसलिए ये जो हमारी निर्णय प्रक्रिया में जो बदलाव आया है, उसको भी हमको, स्वास्थ्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी हमको समझना चाहिए। अभी हमारा जो युग है वो स्पर्धा का युग है, यानी हमारी स्पर्धा शायद खत्म हुई होगी, लेकिन हमारे बच्चों की तो आज भी है। अब स्पर्धा के युग में होता क्या है कि अचीवमेंट पे आधार सभी, कि आपने क्या अचीव किया, इसको देखा जाता है। सभी आपने ये इतने मार्क मिला है क्या, ये परीक्षा पास की क्या, ये अचीवमेंट, खेल में सब जगह अचीवमेंट है। अब मैं जब था, मुझे ये पढ़ाया गया मेरे दादी ने, मेरे दादा ने, मेरे माता पिता ने, कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उस समय आपकी कीर्ति रहनी चाहिए, हमारा नाम रहना चाहिए, अच्छे नाम के लिए तू काम कर, तू पैसा बना, तू NCISM का चेयरमैन हो, इसके लिए मुझे कभी नहीं कहा गया। तो ये जीवन की तरफ देख, फिर बोलते हैं हम लोग रैट रेस है, उसके पीछे दौड़ रहे, फिर उसका स्वास्थ्य पर परिणाम, फिर उसके कारण डिप्रेशन, ये सब जो चीज़ें नई पीढ़ी में हमको देखने को मिलती हैं, इसके कारण जीवन का जो नज़रिया है हमारा वो बदलते गया है। मैं इसी संबंध में उसका आगे संदर्भ आएगा, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मृत्यु की तरफ देखने का भी हमारा नज़रिया इसके कारण बदल गया है। कि पहले जब मृत्यु होती थी, कोई व्यक्ति वृद्ध होता था, तो वो बोलते थे कि उसका इस यहाँ का जीवन का कार्य समाप्त हो गया, ये हमारे शब्द रहते थे। अभी हम जब हमारे माताजी पिताजी को या और किसी बुजुर्ग को या किसी को एडमिट करते हैं, तो हम ये अपेक्षा करके आते हैं कि ये 90 साल का है, फिर भी ये जिंदा वापस आना चाहिए। ये हमको मालूम है। यानी मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि वो यक्ष प्रश्न है इसमें महाभारत में, उसमें युधिष्ठिर को पूछा गया कि दुनिया में काफ़ी सारे 120 प्रश्न हैं, एक प्रश्न ये भी है कि दुनिया में सबसे आश्चर्य करने वाली बात कौन सी है। तो युधिष्ठिर जी उसको उत्तर देते हैं कि भाई सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबको मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन सब जीते ऐसे हैं कि मैं अमर हूँ। अब ये देखने का नजरिया है, ये देखने का नजरिया है। तो यानी सिर्फ जीवन की तरफ देखने की हमारी दृष्टि नहीं बदली है, इसके कारण मृत्यु की तरफ भी देखने की जो दृष्टि है वो हमारी बदलती गई है। मैं ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहा था, इसलिए इसका जो परिणाम है वो हमने नकारना नहीं चाहिए, उसका परिणाम जो है वो हमको देखना चाहिए। अब इसका परिणाम कहाँ तक है, तो अभी ये है कि ये पीला लाइट अच्छा है कि नीला लाइट अच्छा है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो हमारी निद्रा पर होता है। इसलिए आजकल नाइट लैम्प जो है वो कभी नीले रंग के नहीं होते, क्योंकि नीले रंग में आपको कभी भी नींद ढंग से नहीं आती, क्योंकि उसका जो ब्रेन में का सेंटर है वो अफेक्ट होता है। ये रिसर्च है, वो आप देख लीजिए, उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज है। हम लोग अब इसका परिणाम कैसे होते जाता है हमारे जीवन पर, मैं उदाहरण देता हूँ। अभी आप सब लोग ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग अभी नई जगह शिफ्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जगह निश्चित हो गई है, वहाँ का इंटीरियर चल रहा है। वहाँ का वो जो आर्किटेक्ट आया और मुझसे पूछने लगा, बोले चेयरमैन साहब आपको ये ऑफिस में आपके चैम्बर में वर्चुअल स्काई चाहिए क्या? मैंने बोला भगवान ने दिया उतना ही काफ़ी है, ये वर्चुअल स्काई क्या है? तो बोले ऐसा, वो लाइट की ऐसी अरेंजमेंट है कि ऐसा लगता है कि आपके ऊपर आकाश है। अब वो भी वर्चुअल, अरे कुछ तो काम भगवान के लिए रहने दो। अब जितनी भी, अब वनस्पतियां तो मालूम है आपको, कितने प्रकार की झूठी वनस्पतियां सच दिखने वाली सब जगह दिखती हैं। जिनको धूप में रहना चाहिए वो छांव में रहते हैं, कभी सूखती नहीं। तो यह जो है, यह ये सब बदलाव है, ये ऊर्जा के कारण है। अभी इसका और क्या परिणाम हुआ, तो बीच में एक नेचर नाम का बहुत अच्छा साइंस जर्नल है, उसमें एक 2 साल पहले एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था ये लाइट पर। उसका हेडिंग ये था, डार्क साइड ऑफ लाइट। और उन्होंने ये लाइट ईजाद होने के बाद में, यानी सिर्फ मनुष्य शरीर पर नहीं, पोलिनेशन पर क्या असर हुआ,
कीटकों की जो ब्रीडिंग है उसके ऊपर क्या असर हुआ, जो तालाब के आजू बाजू रात भर नीले लाइट लगे रहते हैं उसका उनके प्रजाति पर क्या परिणाम हुआ, मछलियों पर क्या परिणाम हुआ, इन सबका अध्ययन करके एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है। नाम है उन्होंने उसको डार्क साइड ऑफ लाइट बताया है, तो लेकिन है तो सही, ये ऊर्जा का स्रोत है और उसके हमारे जीवन पर परिणाम है। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने वैसे भी बता दिया आपको, तंत्रज्ञान का तो इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसका हमारे शरीर पर कि उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी इसका जो अनुपालन है ये स्वास्थ्य का, वह आयुर्वेद के हिसाब से 3 भागों में विभाजित होता है। एक रहती है दिनचर्या, दूसरी रहती है रात्रिचर्या और तीसरी है ऋतुचर्या। यानी दिन भर में क्या करना चाहिए, रात्रि को क्या करना चाहिए और ऋतु जब चेंज होता है उस समय क्या करना चाहिए, उसके सबके नियम लिखे हुए हैं। और मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय विचार परंपरा में और एक विशेषता है कि उसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों का उन्होंने ग्रॉस जनरलाइजेशन किया है जो सभी काल में लागू होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो 12वीं सदी में वो लागू था, 16वीं सदी में बदलाव आया और 21वीं सदी में वो लागू ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनकी एक ग्रॉस जनरलाइजेशन की पद्धति है, वो गणित पर आधारित है और उसके कई उदाहरण और कई एविडेंसेस मैंने ढूंढ के निकाले हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में देश नाम की एक कल्पना है, वो हम जिसको कंट्री बोलते हैं वैसा नहीं है, वो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है। और उन्होंने ग्रॉस जनरलाइजेशन किया है अनुप, जांगल और साधारण, और उसके जो लक्षण मिलते हैं जो निसर्ग में मिलते हैं उसका वर्णन कर दिया है। अब मेरे सामने प्रश्न था कि ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ चरक संहिता से, जो कम से कम 2200 वर्ष पुरानी है, तो मेरे पास एक पेशेंट है, वो बड़े साइंटिस्ट है रिमोट सेंसिंग के, तो मैं उनके साथ बैठा था, तो उनको मैंने पूछा कि ये जो वर्णन है इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं क्या, तो वो बोले मेरे को समझाओ। तो मैंने वो श्लोक जो है चरक संहिता से उनको समझाया। अब उन्होंने मेरे को बहुत सिंपल सी चीज़ की बताई कि ये बदल नहीं सकता, इसका कारण जमीन नहीं बदल सकती, जंगल कट सकते हैं लेकिन झाड़ के जो प्रकार है वो नहीं बदलेंगे, पानी का बहाव नहीं बदल सकेगा, ऐसे उसमें जो कंपोनेंट्स है वो सब बताए गए हैं और आखिरी में उसका मनुष्य शरीर पर होने वाला परिणाम बताया गया। मैंने उनको बोला कि भाई साहब ये मेरे को ऊपर से दिखेगा क्या, सैटेलाइट से? उन्होंने मेरे को हफ्ते भर में महाराष्ट्र का, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैप दिखाया। जो वर्णन हम लोग या जो चीज़ हम लोग एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में मान के चलते हैं ये देश के बारे में, जियो क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, वो आज भी सैटेलाइट से वैसी दिखती है। उन्होंने वो तो फिल्टर वगैरह वो तो एडवांस साइंस है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ जो चीज़ें रहती हैं वो क्रॉस जनरलाइजेशन की तरह रहती है और कुछ जो चीज़ें रहती है वो बदलने वाली रहती है। तो इसलिए हमारे इसमें शब्द वापरा जाता है शाश्वत है, कुछ वो कई बार वैद्य बोलते हैं कि वो शाश्वत है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, या इस पर रिसर्च भी होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। रिसर्च तो होना चाहिए क्योंकि ये वैलिडेट मैंने जैसे देख लिया तो कम से कम मेरी तो कल्पना स्पष्ट हो गई कि भाई आज के तारीख में महाराष्ट्र जो दिखता है, जो मैं समझता हूँ आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है वैसा ही दिखता है। तो ये जो ग्रॉस जनरलाइजेशन है उसके नियम बदलते नहीं, जो बदलने वाले नियम है वो भी उन्होंने बताए हैं। अभी मैं बात कर रहा था आपको दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये दिनचर्या में क्या क्या कहा गया है। सुबह उठना ये मैंने बता दिया, ये लाइट आने के कारण 4 घंटे आगे, उसके कारण जो 8 बजे आदमी सोता था वो 12 बजे तक सोने लगा, उससे ज़्यादा भी जागने लगा। और जो जल्दी सोने वाला आदमी है जो पहले 7 बजे तक सो जाता था वो अभी 9 बजे सोता है तो बोलते बहुत जल्दी सो गया है। अभी उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आयुर्वेद में कहा है कि जीर्णा जीर्ण निरूपयन, ये पहला शब्द है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूपयन। इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में कि वो उठने के बाद वो कहता है कि पहले आपके पेट से पूछो कि कल खाया हुआ पचा है कि नहीं, जीर्ण है या अजीर्ण है, इसका निरूपण करो, एनालाइज द थिंग, कि हमारा पाचन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, फिर आगे की देखी जाएगी।
अब आज स्थिति ये है कि उठते बराबर हम दौड़ने लगते हैं, हम कभी हमारे पेट से पूछते नहीं कि बाबा तू ठीक है कि नहीं है। मेरा तो कहना ऐसा है कि जैसे ये प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, ये तो हम जब पूछेंगे कि भाई आंखें तुम ठीक हो क्या, ठीक से दिख रहा है, या चश्मा लग गया ठीक है, चश्मा तो भी, ये हम कभी पूछते नहीं, ये हम अज्यूम करते जाते हैं कि इसको तो ठीक ही लगा होगा। हमारे कान को कभी हम पूछते नहीं, हमारी जिह्वा को हम कभी पूछते नहीं कि भाई अभी ये जो स्वाद आ रहा है वो ठीक है कि नहीं है। हमारे हाथ पांव को हम कभी पूछते नहीं कि भाई तेरे को ये काम से तू ज़्यादा तो मेहनत नहीं कर रहा है। आगे उसके सौदवृत्त में उसके आधार पर नियम बताए गए, तो हम हमारे शरीर से कभी बात ही नहीं करते, हमारे सिस्टम से कभी बात ही नहीं करते, और फिर बोलते हैं कि मैं प्राणायाम शुरू किया तो मुझे बहुत फ्रेश लगा। अरे भाई, आप पहले पूछते कि भाई मुझे फ्रेश लग रहा है कि नहीं, तो वो शरीर तुरंत आपको बता देता नहीं यार फ्रेश नहीं लग रहा, फिर इतने साल क्यों लगते। तो इसलिए हमारे शरीर से संवाद करने की शुरुआत ये उठते बराबर होनी चाहिए। अब धर्मशास्त्र में भी बताया है कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए। वो बोलते कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुल्लयतु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर बोलते हैं समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। मैं पांव नीचे रख रहा हूँ हे भूमि, इसलिए पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे को पांव लगा रहा हूँ, तू मेरी माता है। अब ये सोच है। अब वैसे आयुर्वेद क्या कहता है, ये सब कुछ नहीं कहता। वो कहता है पहले अपने शरीर से बात करो, जीर्णाजीर्ण निरूपयन, खाया हुआ पचा कि नहीं। ये यदि आप रोज पूछने जाओगे तो अभी आपको कभी अपच नहीं होगा, क्योंकि वो बताते जाएगा आपको रोज। अरे भाई, अब फिर वो शाम को आपको बताएगा कि अरे पिछला ही नहीं हुआ था, अभी काय को खा रहा है। तो इसलिए खुद के शरीर से बात करने की एक जो प्रक्रिया है वो हमने हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उम्र बढ़ते जाती है, मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरी भी उम्र है, कि हमारे मसल की ताकत जो है वो कम होते जाती है। वो हम कभी पूछते ही नहीं, वो तो डॉक्टर बोलता है मसल की ताकत कम हो गई इसलिए लूज हो गया। हमने कभी पूछा है कब से कम हो गई, कब से कम हो गई। ये वो तो बीमार पड़ गए, फिर वो बता रहा है कि अभी ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। तो इसलिए इस चीज को हमने ध्यान में रखना चाहिए ये दिनचर्या में, कि सबसे पहले हमारे शरीर से बात करना हमने सीखना चाहिए। फिर दंत धावन, सुबह उठ के वो मीठी वाली पेस्ट को आज हम डालते हैं। आयुर्वेद कहता है मीठे रस को इस्तेमाल तभी करो जब मुंह में छाले आए, अदरवाइज कसैला रस, थोड़ा बहुत तीखा, थोड़ा बहुत नमक। हमारे जितने भी पुराने दंतमंजन, नए नहीं, पुराने दंतमंजन है, उनको याद करो। अब इनकी क्या विशेषता थी, इसमें जो खैर पड़ता था, इसमें जो आम की गुठली पड़ती थी, इसमें जो अन्य चीजें पड़ती थी, उसके कारण ये मसूड़ों की जो शक्ति है, मसूड़ों की जो हेल्थ है, मसूड़े का जो स्वास्थ्य है, वो ठीक रहने में मदद होती थी। आज की भाषा में बताएंगे तो कुछ एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट था, कुछ वुंड हीलिंग इफेक्ट था, वगैरह वगैरह बाकी सब। तो इसलिए ये दंत धावन, दांत घिसना, ये इसको भी हम लोगों ने समझना चाहिए। मैं जब छोटा था तब, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पब्लिक व्याख्यान है, लेकिन एक वो एडवर्टाइजमेंट चलती थी कि खुरदरे और दानेदार मंजन मसूरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वगैरह वगैरह बाकी सब। अभी वही कंपनी ये बोलती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब देखिए, इसलिए मैं जानकारी की, मुझे क्योंकि मैं बचपन में सो के उठता था, मुझे अभी भी वो एडवर्टाइजमेंट पूरी याद है, और ये भी देखी है मैंने। तो ये जिस प्रकार से बदलाव आता है, फिर हमने वो नमक को क्यों छोड़ दिया, खुरदरे दानेदार मंजन था वो, उसको छोड़ दिया। लेकिन हमने जो बीच में बदलाव आया, अभी इसको हम देखते जा रहे हैं। वैसे ही तीसरी चीज है गंडूस। गंडूस का मतलब मुंह में सुबह उठ के वो एक गार्गलिंग जिसको हम बोलते हैं, मुंह में घुमाना, वो तिल का तेल बताया गया है। किस लिए? उसके ऊपर एक परत बन जाती है, क्योंकि सुबह से खाना शुरू कर देते हैं हम लोग। आजकल तो चाय के साथ भी मटरी से शुरुआत होती है, अंग्रेजों ने आदत लगा दी तो उसमें और कुछ जोड़ दिया। अब उसका स्वास्थ्य कैसे कायम रहेगा? तो ये गंडूस के कारण कायम रहेगा। व्यायाम के बारे में जितना कहेंगे उतना कम है, आप में से बहुत करते होंगे, लेकिन आयुर्वेद का नियम है कि अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, जितनी आपकी ताकत है उसके आधा। ऐसा ही भोजन के बारे में भी है, वो तो आप सब लोग जानते होंगे कि पेट के 4 भाग करो,
उसमें से आधा भाग जो है वो अनाज से भरो, यानी अन्न से भरो, बचे हुए 1/4 में जो आधा बचा हुआ जो आधा है उसमें 1/4 में पानी भरो, और जो बचा हुआ जो 1/4 है उसको खाली रखो हवा के लिए। ये तो पुराने लोग कहते आए हैं। तो ये अर्धशक्ति जो है, ये अर्धशक्ति का अर्थ हमने समझना चाहिए। अब वही चीज़ें जो है वो आजकल नए लैंग्वेज में आते रहती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पसीना आ गया, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, तो श्लोक है उसके, तो फिर आप रोक दीजिए, वो अर्धशक्ति हो गया, उससे ज़्यादा मत कीजिए। उससे ज़्यादा जो होता है उसको वो साहस कहते हैं, और साहस यानी सिर्फ करेज नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से साहस शब्द के अन्य भी अर्थ है कि हमारे शक्ति से बाहर की चीज़ें जितनी भी करती हैं उसको हम साहस कहते हैं। उसमें ये व्यायाम का भी साहस है, जिन्होंने उसको अवॉइड करने के लिए बोला है। स्नान के तो इतने सारे प्रकार और इतने सारे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आयुर्वेद में एक हमारे ग्रंथ में चरक में एक श्लोक है स्नान के बारे में, उसमें स्नान की 8 प्रॉपर्टीज बताई है। तो मैं ढूंढ रहा था कि इस पर भी किसी ने रिसर्च किया है क्या, तो कोरियन और जापानीज ये लोग स्नान पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। आप भी वो कर सकते हैं कि शावर से क्या होता है, टब बाथ से क्या होता है। हमारे यहाँ पर भी नदी में नहाए तो क्या फ़र्क है, घर में नहाए तो क्या फ़र्क है। शावर तो आजकल हमारे भी घर में लग गए हैं, कई जगह हम लोग टब बाथ भी देख लेते हैं। नदी यानी वो बड़ा टब है, ये समझ लीजिए आप। तैरने से क्या फ़ायदा होता है, वो कितने बार नहाना चाहिए, उसके सब जो नियम है वो आयुर्वेद में लिखे हुए हैं, और वो सब वैलिड है। यानी ये 8 के 8 जो गुण बताए गए उसके ऊपर के रिसर्च पेपर मेरे को मिल गए आज की भाषा। तो इसलिए वो सिर्फ श्लोक नहीं है, वो भी उन्होंने भी कुछ किया होगा। आप रिसर्च करिए, अनुभव कीजिए, जो भी है। वस्त्र धारण कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी लिखा गया है। अभी मैं, चूंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं देखता हूँ कि ये मेल इनफर्टिलिटी के कई केसेस में मुझे वो लड़के को बोलना पड़ता है कि यार ये जो 24 घंटे तू जीन पहन के सुबह उठ के जो जीन पहनता है तो दूसरे दिन ही निकालता है, ये गलत है। इसके जो दुष्परिणाम है, इसके जो मेडिकल जो, क्योंकि हमारा उष्ण कटिबंध में रहने वाले लोग हैं। जीन्स की आप हिस्ट्री देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वो बेसिकली कोयले के खदान में काम करने वाले व्यक्ति के लिए बनाए गए। वो कम फटते हैं, मोटे रहते हैं, वगैरह वगैरह। खदान में ठंडक रहती है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। तो वहाँ से हम लोगों के दैनंदिन जीवन में यदि आ गया है तो दुष्परिणाम की चर्चा तो करनी पड़ेगी हमको। तो हमारा वस्त्र प्रावरण कैसा रहना चाहिए, वो भी। भोजन का समय, आज हम सभी हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो हमारे काम के लिए है। अब मेरे पास में इंजीनियरिंग कॉलेज के कई बच्चे आते थे हॉस्टल के, तो मैं उनको सबको वो बोलते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैं सभी बच्चों के एक ही पूछता कि आपको यदि पेट नहीं रहता तो आप क्या करते? तो उसमें से एक बच्चा था, बोले मैं सर वो ये करता हूँ, सर्वे करता हूँ मेरे हॉस्टल में, बताता हूँ आपको। 95% बच्चों ने ये बताया कि पेट नहीं होता ना तो हम लोग कुछ नहीं करते। अब ये भी सही नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि आदमी खुराफाती है बहुत, उसको पेट नहीं भी रहता तो वो कुछ तो भी तो करते ही रहता, सिर्फ पेट को छोड़कर। तो लेकिन बच्चों के सोचने का ढंग ये है कि मेरे को ये सब चालू किस लिए, पेट के लिए। पेट नहीं है तो कौन ये सब करेगा। तो इसलिए जो भोजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में भी उन्होंने आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक श्लोक है कि उन्होंने ये बताया है कि आहार संभवम वस्तु यानी मनुष्य शरीर, रोगश्च आहार संभव, रोग भी आहार से ही बनता है। फिर फर्क कहाँ है? हिताहित विशेषाश्च विशेष सुख दुख। जो हितकर है तो शरीर के लिए, वो शरीर के निर्मिति के लिए मदद करेगा, जो अहितकर है वो रोग की निर्मिति करेगा। अब ये जो चीज़ है ये बोलना ठीक है, लेकिन ये समझना हमारे जीवन में भोजन के लिए इसका उपयोग करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की जो मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में यदि हम देखेंगे तो मुझे एक कहानी याद आती है। मैं यहाँ पर जो ये मेरा समय हो गया कि बताइए भाई, नहीं तो मेरे पास किस्से कहानियाँ बहुत है। तो मैं कहानी बताने जा रहा था कि एक कोई राजा था और उसके पास एक वैद्य था, उसका राज वैद्य था। तो राजा बहुत बीमार था, उसने बहुत उसको पंचकर्म ये वो करके दवाइयाँ वगैरह खिला के ठीक कर दिया। तो वो राजा बहुत खुश हो गया और उसने बोला उसको कि भाई आप तो बहुत बड़े अच्छे वैद्य हो, राजवैद्य तो ये ठीक है, लेकिन आप बहुत बड़े, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ। तो बोले आप वो तो ठीक है, लेकिन मैं सबसे अच्छा वैद्य नहीं हूँ। तो बोले कौन है? तो बोले यानी इस देश का सबसे अच्छा वैद्य आप, ऐसा वो कह रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो मेरे से
जो बड़े भाई साहब हैं वो मेरे से अच्छे वैद्य हैं। बोले वो कहाँ हैं? तो बोले वो यहाँ रहते हैं और ये जो इस प्रांत के जो गवर्नर हैं, प्रांताधिकारी, उनके वो वैद्य। हाँ बोले मैं जानता हूँ, वो प्रांताधिकारी ने मुझे बताया था उनके पास बहुत अच्छा वैद्य। उनकी क्या विशेषता है? तो बोले वो निदान बहुत जल्दी करते और दवाइयाँ बहुत कम देते। तो ये बोला अच्छा ऐसा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और उनको फिर हम लोगों ने बुलाकर उनका सत्कार करना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ हो गए। तो वो फिर से बोलता है कि महाराज माफ़ी चाहता हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है, उससे हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो उससे बेहतर है। तो बोले वो कहाँ है? तो बोले हमारे गांव में प्रैक्टिस करते, छोटा सा दवाखाना है, वहाँ पर बैठते, जो लोग आते हैं उनको दवाई देते। तो उनकी क्या विशेषता है? तो बोले वो सब जल्दी निदान करते और थोड़ी दवाई देते, इतना ही नहीं है, वो आगे बीमारी न हो इसके लिए आहार में क्या बदलाव करना चाहिए वो बताते हैं। तो बोलते ये तो बढ़िया बात है, तो फिर वो इधर क्यों नहीं आते? बोले यहाँ कौन प्रैक्टिस नहीं चलती, बोले ऐसे लोग, तो वो वहीं है, गांव में ही है, इसलिए वो वहाँ पर है। तो बोले वो फिर सबसे बेस्ट, उनको बोला ये नहीं साहब, बोले वो भी सबसे बेस्ट नहीं है, वो तो हमारे जो सबसे बड़े भाई साहब है वो सबसे बेस्ट है। तो वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं? तो बोले वो मुंडी नीचे झुकाता है। बोले क्या हो गया? तो बोले वो कुछ नहीं करते, उनकी प्रैक्टिस। अब उस जमाने में भी उसकी भी प्रैक्टिस नहीं चलती थी और आज हम यहाँ पर। तो इस चीज को इसलिए मैं आहार के महत्व को बताना चाहता हूँ कि ये जो रोगस्य आहार संभवा बताया है उसका बड़ा गहरा अर्थ है। उस सब चीज को हमने समझना चाहिए, उस चीज को हमने देखना चाहिए। अभी कई बार ये फास्ट फूड की बात होती है, तो मैंने बोला ये फास्ट फूड का क्या अर्थ है? तो बोले कुकिंग के लिए समय कम लगता है इसलिए फास्ट फूड। तो फिर मैंने उल्टा शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया कि इसका अर्थ जो पुराना है वो स्लो फूड होना चाहिए। तो स्लो फूड नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ। तो मैं बच्चों से कहा, तो एक कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्लो फूड फेस्टिवल किया, तो बहुत वहाँ पर उसकी चर्चा हुई कि स्लो फूड फेस्ट क्या किया? तो चूल्हा लगाया और उस पर सब पकाया उसने, और बड़ा स्वाद अलग था उसका, बड़ा स्वाद अलग था। तो ये फास्ट फूड यानी स्लो फूड से अब फास्ट फूड क्यों आया? क्योंकि हमारे जीवन की गति बढ़ गई, हम किसी चीज़ के पीछे दौड़ने लगे, उसके कारण ये महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए हमारे पास समय नहीं बचा, इसलिए फास्ट फूड का ज़माना है। अभी फिर से स्लो फूड का ज़माना आ रहा है, उसके लिए अब ये मिलेट्स वगैरह सब जो चल रहा है ना, आप देखेंगे ये इससे फास्ट फूड बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये जितनी भी रेसिपीज़ है, ये उसके लिए एक पाक शास्त्र नाम का अलग से शास्त्र हमारे यहाँ रहा है, और मैंने बीच में देखा कि उसकी कितने पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। 1800 पांडुलिपियाँ आज भी है, आयुर्वेद के बाहर है, मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पाक शास्त्र की। और उसमें से कुछ मैंने देखी बड़ौदा के इसमें जाके, तो एक ही किताब में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशन 2500 है। 2500, आप कल्पना कीजिए, आप किसी भी होटल की लिस्ट में 2500 नहीं है, या सब होटल मिला के भी 2500 होगी कि नहीं लखनऊ के, मैं जानता नहीं। ये सिर्फ मैं नॉन वेजिटेरियन, इतना रिच जो फूड कल्चर है वो हमारा रहा है, जो आज कहीं खो गया है ये फास्ट फूड के इसमें। तो इसलिए प्रिपरेशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये भी नहीं है कि फास्ट फूड यानी जो हम घर का खाना खाते हैं वो बहुत ही नीरस है, ऐसा भी नहीं है। ये भी नहीं है कि उसमें पदार्थ नहीं है, उसमें बहुत सारे व्यंजन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो उसको हमने देखना चाहिए। लेकिन नज़रिए में बदलाव, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखा कैसे जाता है। तो पहले जो था, ये अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहते थे, अब वो अर्ध ब्रह्म भी नहीं रहा, अब तो वो खाने की चीज़ हो गई, जोमेटो से आती है। ब्रह्म कभी जोमेटो से आ सकता है क्या? वो तो घर में पकाया जाता है, उसके भोग चढ़ाए जाते हैं, माता पकाती है या बीवी पकाती है, तब जाके वो ब्रह्म होता है। देखने का नजरिया बदल गया हमारा। महाभारत में किसको कौन सा काम देना है इसकी लिस्ट है, युधिष्ठिर को उपदेश है,
और उसमें ये उपदेश है कि महानस कहते हैं अपने रसोई को, तो उसमें बताया गया है कि मातुर दद्यात महानसम, महानस की जिम्मेदारी राजमाता को दी जाती है, पट्टरानी को नहीं। इसके पीछे की भावना समझनी चाहिए हम लोगों ने। तो ये सब हम करेंगे तब जाके वो पूर्ण ब्रह्म होगा, नहीं तो फिर ये जोमेटो से ही आने वाला है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो भोजन था वो यज्ञ कर्म होता था, कहा भी जाता है कई कई पुराने श्लोकों में या हमारे जो छोटे छोटे मुहावरे कहावतें हैं उसमें उसको यज्ञ कर्म कहा गया है। अब यज्ञ कर्म कैसे होता है? तो सुबह उठे बिना धोए वहां जाके बैठ गए और खा गए, ये कभी यज्ञ कर्म होता है क्या? उसके लिए एक मिनिमम शुचिता चाहिए, आप कम से कम नहाने चाहिए, धूत वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान को भोग चढ़ाने, तब जाके वो यज्ञ कर्म होगा। तो ये जो हमारा उसको देखने का जो नजरिया है एक एक शब्द के कारण जो बदलता गया, उसको हमको आहार के बारे में समझना चाहिए। हमारे जो त्योहार है और भोजन के नियम है और भोजन का प्रमाण है, इसको भी हमने देखना चाहिए। अब ये मैं फिर से ऊर्जा पे आता हूँ। आज के तारीख में हमको सभी फल सभी सीजन में मिलते हैं, दिल्ली में तो मिलते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे मालूम है, कभी भी जाओ कुछ भी मिलता है। अब ये कैसे संभव हुआ? ये उगते नहीं है उस समय, ये प्रिजर्व होके रखे रहते हैं। अब फिर आयुर्वेद कहता है कि ऋतु के अनुसार फल खाओ, ऋतु के अनुसार सब्जियां खाओ, उसका क्या हो गया? वो संभव नहीं। आज आइसक्रीम 12 महीने 24 काल मिलता है, कभी भी जाए, कहीं पर भी जाए, सभी जगह मिलता है। अब हम खाएं क्या कि नहीं खाएं? क्योंकि हम खाते हैं इसलिए दुकान चलती है। तो इसको भी हमने ठीक ढंग से समझना चाहिए। उसमें भी दो प्रकार मेरे को ध्यान में आए, किसी फूड टेक्नीशियन ने बताया मेरे को, मैंने बोला ये फ्रोजन डेजर्ट क्या चीज़ है? क्योंकि एक तो आइसक्रीम है वो तो समझ रहा है, बचपन से देख रहा हूँ, ये फ्रोजन डेजर्ट क्या चीज़ है? लिखा रहता है। तो बोले इसमें दूध नहीं रहता। मैंने बोला क्या रहता है? तो वनस्पति तेल रहता है। अब देखिए हम खा क्या रहे, बोल क्या रहे, दिख क्या रहा है। अब फिर उसने बताया, फिर मैंने ढूंढा फ्रोजन डेजर्ट, तो वो बोलते हैं कि नहीं फ्रोजन डेजर्ट तो खाना नहीं चाहिए। लेकिन आज हम जहाँ पर भी जाते हैं आप डिब्बे, इसलिए मैं अब आजकल कहीं पर भी ये रिसेप्शन में जाता हूँ और आइसक्रीम रहा गर्मी के दिनों में भी, तो देखता हूँ आइसक्रीम लिखा है कि फ्रोजन डेजर्ट। उसने बताया मेरे को कि आइसक्रीम लिखा रहता या फिर ये लिखा रहता वो फ्रोजन डेजर्ट। वो झूठ नहीं लिखते, हम पढ़ते नहीं, समस्या हमारे साथ। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए। और फिर आते हैं भोजन का प्रमाण। मैंने संक्षेप में बता दिया, आधा भोजन करो, वो दिन में करो कि रात में करो। अब दोनों खानों में कम से कम 4 से 4.5 घंटे का अंतर चाहिए। अब हर एक की पाचन शक्ति अलग है, वो प्रकृति के अनुसार है। प्रकृति यानी आयुर्वेद के प्रकृति के अनुसार। उसके आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, आप आपकी प्रकृति कभी भी जान सकते हैं। कोई भी वो डाउनलोड कीजिए और आपको आपकी प्रकृति जान लेंगे। उसके साथ में आपके डाइटरी एडवाइस भी आ जाती है आजकल। तो इन सब चीज़ों को यदि आप देखेंगे, इसका यदि उपयोग करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निसर्ग की तरफ बढ़ते जाएगी। और ये जो हम सुबह उठ के पूछते हैं कि भाई पचा कि नहीं पचा, उसके भी उत्तर जो है वो आपको मिलने लगेंगे। ये वामकुक्षी शब्द है आयुर्वेद में कि भोजन के बाद में एक नैप लेनी चाहिए, आफ्टरनून नैप। अब वो टेबल पे लेनी चाहिए कि आड़े होके, इसके बारे में मतांतर हो सकते हैं, लेकिन लेनी चाहिए और उसके कारण एफिशिएंसी बढ़ती है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है, जिनको शाम के बाद में काम करना है। और जो हमारा कार्य है, वो जो कार्य है उसको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। वो यदि आपको आनंद दे रहा है तो आप थकेंगे नहीं, वो यदि आपको आनंद नहीं दे रहा है तो आप ज़रूर थकेंगे। इसलिए ये दो चीज़ों को, यानी उससे आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर से आत्मा प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, इंद्रिय प्रसन्न है कि नहीं है, ये आपको काम करते समय भी पूछते रहना चाहिए। इसलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि वो कई जो नए बच्चे हैं वो जॉब चेंज करते हैं, वो सिर्फ जॉब ही चेंज नहीं करते हैं, वो अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं और बहुत पैसे कमा के वो बाद में छोड़ देते हैं और वो जो जीवन शैली है वो इतनी ही साधारण रखते हैं।
और बाकी की जो जिंदगी जो मन में उनको जिसमें आनंद आता है उसमें वो काम करते रहते हैं। मैं बीच में लेह लद्दाख गया था, तो वहाँ पर मुझे एक जगह वो बाइकर की एक टोली मिली। वहाँ पे एक जो गाड़ी दिखी मेरे को AP नंबर दिखा उसमें, मतलब ये आंध्र प्रदेश का है। इसलिए मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो बोले मैं लेह में रहता हूँ। लेह में क्या ये AP गाड़ी? नहीं, बोले वो वहाँ की है, हैदराबाद। तो वहाँ क्या करते हैं? तो बोले होटल चलाता हूँ। मतलब एक वहाँ से हैदराबाद से निकल के यहाँ। तो मैंने बोला फिर घर परिवार? नहीं, बोले वो सब है, वो आते जाते रहते हैं, बीवी यहीं पर रहती है, बाकी बच्चों को वहाँ रखा है। मतलब क्यों? तो बोले कुछ नहीं, IT में था, वही स्टोरी, बहुत पैसे कमा लिया, विदेश में था, विदेश में, लेकिन उसमें मन नहीं लगा। तो ये किसमें, ये होटल में कैसे क्या आ गए? तो बोले मेरे को जाना था होटल मैनेजमेंट में, और वो मेरे को मार्क इतने मिल गए कि पिताजी ने मेरे को डाल दिया इंजीनियरिंग में, और मैं इंजीनियर बन गया। बुद्धि तो थी, वो करियर उसमें बनता गया, इतना पैसा कमाया उसने। वो फिर आधे में छोड़ के एट द एज ऑफ 42-43 तो लेह में आके होटल चला। तो इतना ज़्यादा जो जिंदगी में बदलाव है उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए कि बच्चे लोग हमारे कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, किधर, यानी पानी का बहाव किधर है, ऐसा मेरे मन में कई बार प्रश्न रहता है। इसलिए जो कार्य और कार्यशैली और कार्यक्षमता, इसकी हम जब बात करते हैं तब पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे आनंद उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये रात्रिचर्या निद्रा का समय मैंने पहले ही बता दिया, लेट सोते हैं हम लोग, उसमें भी अभी लाइट के बारे में भी मैंने बता दिया। अभी कितने समय तक टीवी देखना चाहिए और कितने समय सोते, कितने समय तक वो मोबाइल को देखना चाहिए, यहाँ आपको निश्चित करना है। उसके 2 सामान्य नियम हैं। उम्र के हिसाब से जो चीज़ हम देखते हैं उसका जो हमारे ऊपर जो परिणाम होता है हमारे मन पर, वो अलग अलग होते जाता है, और उसकी हमारी रुचि भी अलग अलग होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए बढ़ती है, कुछ चीज़ों के लिए कम होते जाती है। अभी यदि किसी की उम्र 50 के आसपास है, जिसके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, और वो यदि रात को सोते समय जो हिमाचल में भूस्खलन होता है वो सब देख के सो रहा है, तो कैसे नींद अच्छे से आएगी? उसकी उम्र 50 है, उसकी माँ जो है वो मेनोपॉज के कारण वैसे ही परेशान है। अब वो देख के वो सो रही, नींद नहीं आती, फिर सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं लगता, फ्रेश नहीं लगता, उसका असर काम पर होता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे नींद के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी नींद अच्छे से होने के लिए जो भी कुछ करना है, पाँव को तेल लगाइए, 7 बजे के बाद में टीवी मत देखिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सब जो नमस्कार चमत्कार रहते पहले निपटा डालिए, बंद करके सो जाइए। तो ये सब हमारे उम्र के हिसाब से जो बदलाव है वो तो हमको समझने हैं, वो तो हमको समझने हैं कि हमको करना क्या क्या है। तो ये जब हम करेंगे तभी हमारी जो निद्रा है वो ठीक से रहेगी, और निद्रा यदि ठीक से है तो दूसरा दिन ठीक से रहेगा। यदि हमको डर के कारण हम उठ रहे हैं, कुछ मन में विचार आके उठ रहे हैं, कुछ विचार के कारण नींद नहीं आ रही, 8 घंटे की नींद नहीं हो रही, हम लोग बहुत ज़्यादा खर्राटे ले रहे इसलिए बाजू वाले को छोड़िए, हमारी नींद ठीक से नहीं हो रही, स्लीप एपनिया बोलते हैं आजकल। तो वजन घटाने की जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की नहीं है, मेरी है। तो इन सब चीज़ों को इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि अपने शरीर से बात करना सीखिए, समस्या क्या है वो बता देगा, हम यदि उसको पूछते हैं तो इसलिए ये निद्रा का समय और दूसरा निद्रा की गुणवत्ता। अब इसका और एक कारण है कि हमारे शरीर में एक घड़ी चलती रहती है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, और वो सूरज के साथ जुड़ी हुई है। अब उसको हम कुछ नहीं करते, उसको चांद के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो निसर्ग है, तो वो सूरज के साथ ही जुड़ी है। आप यानी कुछ प्राणी छोड़ दिए तो पूरी दुनिया जो है वो सूरज के साथ जागती है, पशु पक्षी भी जागते हैं, हम भी जागते हैं। जैसे उसका सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद में हमने हमारे कार्यकलाप खत्म करके सो जाना चाहिए, लेकिन ये लाइट के कारण अभी 4 घंटे और आगे चलते रहता है। तो इसलिए ये जो क्या कहते हैं इसके, ये जो निद्रा के बारे में जो सोच है हमारी, वो भी थोड़ी बहुत हमारी बदलनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से
जो भी चीज़ें हैं ये बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से समझनी चाहिए। तो मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में एक बहुत यानी अभी का नहीं है, वो काफ़ी दिनों से लोग काम करते रहते हैं कि किस समय शरीर में क्या होता है। इसकी बड़ी मज़ेदार जानकारी है कि सुबह 2 बजे 2 AM ये हमारा डीपेस्ट स्लीप का समय होता है। इसलिए जो एक्सीडेंट भी होते हैं ना रास्ते पर, वो उसी समय में होते हैं, क्योंकि झपकी आ जाती है। वो कहानी ऐसी रहती कि झपकी आ गई और वो चालक का नियंत्रण छूट गया और वो टकरा गई वगैरह वगैरह। तो ये 2 AM ये सामान्य रूप से सबका ये है। 4:30 बजे जो है सुबह, वो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर सबसे मिनिमम रहता है 24 घंटे में। अब ये 6 बजे जो है वो हमारा बीपी दिन भर में सबसे ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर। इसलिए हार्ट अटैक का वो सबसे ज़्यादा आप स्टैटिस्टिक देखोगे तो मॉर्निंग आवर्स में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो उस समय से सब चालू हो जाता है। तो 7:30 बजे ये नींद के लिए जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन हमारे दिमाग में चाहिए, हमारे भेजे में चाहिए, ब्रेन में चाहिए, वो बंद हो जाता है। तो 7:30 के बाद हम ऊँग रहे, इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि शरीर ने तो उसको बंद कर दिया है, क्योंकि वो जुड़ा ही सूरज के साथ है। जैसे सूरज उगता है वो बंद हो जाता है, और यानी निद्रा की जो नैसर्गिक स्थिति है उसमें ये हो जाता है। उसमें 8:30 बजे के बाद में हमारे हाथों की हलचल में गति बढ़ती है, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए वो जो हमारा समय है ना, वो ब्रेकफास्ट का या भोजन का, वो जो 11 बजे के पहले खा लो भाई, ये जो है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से दिन में 2 ही बार खाना है। वो ब्रेकफास्ट वगैरह की बात करता ही नहीं। एक बार सुबह खा लो, एक बार शाम को खा लो, बाद में वो बीच में ब्रेकफास्ट लो वगैरह, ये सब जो यानी आज का जो दीक्षित डाइट है ना, या जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो मामला है 8 घंटे और 16 घंटे वाला, वो एक्चुअली आयुर्वेद का नियम है। उसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम से आप यदि ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा आपको। 10 बजे सुबह सबसे ज़्यादा हम अलर्ट रहते हैं, और इसीलिए हमारा ऑफिस का समय 9:30-10 से शुरू हो जाता है, वो सबसे अलर्ट समय माना जाता है। 3 बजे के बाद में देयर इज़ ए ड्रॉप इन अलर्टनेस। वो सब आप लोगों का मेरे से ज़्यादा अनुभव है, उसके लिए कोई साइंस की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। 5 बजे लेकिन हमारी जो मसल स्ट्रेंथ रहती है वो दिन भर में सबसे ज़्यादा रहती है, तो और उस समय हार्ट का रेट भी बढ़ता है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ ही ज़्यादा रहती है। 6:30 बजे भी फिर से, यानी सुबह 6 बजे हम लोगों ने देखा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसे शाम को 6:30 बजे भी बढ़ता है। वो घर में जाने के कारण नहीं बढ़ता। कई लोग बोलेंगे घर गया और वो बस चालू हो गया वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। 7 बजे शाम को हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। वो बहुत आप काम से थक गया है इसलिए बढ़ा नहीं है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। और 9 बजे से हमारे ये जो नींद के लिए आवश्यक मेलाटोनिन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। 10:30 बजे हमारी जो आंतों की गति शुरू हुई थी 8:30 बजे, वो मंद होते जाती है। अब आप फिर भी डिनर के लिए जाते हो तो कौन क्या करेगा, और फिर वो जीर्ण निरूपण तो वो तो बोलेगा ही कि अजीर्ण हो गया, क्योंकि खाए 10:30 बजे के बाद है, जब हाथों की गति नैसर्गिक रीति से कम हो गई। अब ये मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो साइंस ने जो ढूंढ के निकाला है उसकी मैं बात करता हूँ। और हमारी एक्टिविटी तो कम होती है 3 बजे से, लेकिन हमारे शरीर और मन का और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये दोपहर को 2:30 बजे सबसे अच्छा रहता है। तो इसलिए मीटिंग का जो टाइम है वो उस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं उसके लिए। अब ये सद्वृत्त नाम की एक चीज़ है। ये सद्वृत्त जो चीज़ है, ये तो मैंने दिनचर्या और क्या करना चाहिए नियम उसके लिए बात की है। ये है बिहेवियर फॉर ट्रूथ। वृत्त यानी बिहेवियर, और सद यानी आप सत और असत 2 शब्दों को जानते हैं। तो हमारी जिंदगी हमने मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कैसी जीनी चाहिए, उसके बहुत सारे लंबे चौड़े नियम हैं। मैंने तो इसमें बहुत कम लिए हैं। अब इसके बारे में भी जब हम मानसिकता की हमारी या विचार की बात करते हैं तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि ये जिसने भी
वो षड रिपु ढूंढ के निकाले हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसको षड रिपु कहते हैं हमारे इसमें। वो जीनियस होना चाहिए, क्योंकि आज तक इतने हजारों साल हो गए 7वां रिपु नहीं मिला। यही है हमारे जो शत्रु है, रिपु यानी शत्रु, ये जो शत्रु है, यही 6 जो चीजें हैं वो हमारी शत्रु है। और उसके बाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल इवेंट का एक सीक्वेंस दिया है, उसको बाकी आप छोड़ दीजिए, उसमें का अध्ययन, वो अध्यात्म जो है वो आप देखते रहिए। मेरी दृष्टि से, एक वैद्य की दृष्टि से तो मैं यही बोलूँगा कि ये उन्होंने एक साइकोलॉजिकल इवेंट का एक सीक्वेंस दिखाया है, उसको हम लोगों को ठीक से देखना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे उन्होंने ये दिए हैं, और ये सद्वृत्त का पालन क्यों करना चाहिए, तो हमारे जैसे भारत के परंपरा में कहते हैं कि यह लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए ये करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। समाज में विचरण करते समय हमारे बारे में किसी के मन में तिरस्कार न निर्माण हो, इसके लिए सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। अभी वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात करता है कि सभी कर्मेंद्रिय मल मार्ग निर्मल रखे, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। लेकिन वो ये भी कहता है कि न पीड़येद इंद्रियाणि न चैतान नयति लालयेत। इंद्रियों के बारे में वो बात करते हैं कि भाई इंद्रियों को बहुत ज़्यादा पीड़ा भी नहीं देनी चाहिए और बहुत उसके लाड़ भी नहीं करनी चाहिए। दोनों चीज़ शरीर के बारे में वो बताया है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना बताया, वो इंद्रिय है, उसमें वो इंद्रियों की ये बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसको ज़्यादा तकलीफ भी मत दो। अब हम आजकल स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, ये क्या है, हमारे नेत्रेंद्रिय का अत्याचार है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ में हम लोग वो डीजे लगा के गाने सुन रहे, कितने समय तक सुन सकते हैं? ये कितने ज़्यादा क्रीम लगाओगे, वो त्वचा इंद्रिय जो स्पर्शन इंद्रिय उसके ऊपर अत्याचार है, और उसका बहुत ज़्यादा लालन भी नहीं करना चाहिए। अब ये कैसे बोलना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी है कि काले हितम मितम ब्रूयात विसंवादी पेशलम, समयानुकूल हितकर, संक्षेप में, अविसंवादी यानी खुद को कॉन्ट्राडिक्ट न करते हुए मोहक और सत्य बोलना चाहिए, ऐसा ये बोलने के बारे में कहते हैं। अब संवाद कैसे शुरू करना चाहिए, ये तो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आज आपके काफ़ी सारे ट्रेनिंग होने चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में ये कहता है कि पूर्वाभिभाषी सुमुखा, खुद संवाद शुरू करे और वह भी प्रसन्न मन रखते हुए। ये खुद संवाद शुरू करने का ये कम्युनिकेशन स्किल में बार बार कहा जाता है कि आप क्यों नहीं शुरू करते, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर द अदर। तो ये सद्वृत्त में आ रहा है, आयुर्वेद के ग्रंथ में से आ रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि विमुखान नार्थिन कुर्यान नवमन ये नाक्षिपेत, यानी जरूरतमंद की सहायता करे, और यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान मत करें, ये वो कहता है। अभी ईर्ष्या या मत्सर, मेरे साड़ी से तेरी साड़ी सफेद क्यों, ये तो हमारे ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट में से इतनी बार उसके बारे में कहा जाता है कि हमारी सोच भी वैसे हो जाती है। और ये मत्सर जो है, ईर्ष्या जो है, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, बच्चों का भी बन जाता है कि तेरे से, हम लोग बोलते ही है उसको कि अरे तेरे से उसको 1 मार्क क्यों मिला, अरे जाओ ना यार, 1 मार्क ज़्यादा मिला तो कौन सा फर्क पड़ता है, ये हम कभी नहीं बोलते। हम बताते ही उसको, अरे वो तो इतने गेम खेलता है, वो तो डांस कर लेता है, वो तो कराटे में जाता है, वो कुंफू में, अभी ये नहीं है ना इसको। लेकिन हम उसके कंपैरिजन करके ईर्ष्या मन में उत्पन्न करते हैं हमारे बच्चों। और इसी दौड़ धूप के जब में हमारे भी जो कलीग्स है उसके बारे में भी इसका प्रमोशन हो गया, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, फिर उसके बारे में एलिगेशन, ये वो बाकी सब जो चीज़ें हैं उससे होती है। उसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है कि हेता विशेर न तु फले, इतना ही बोला है उसने, छोटा। इसका कारण वो कहते हैं कि किसी का मत्सर न करे, यहाँ तक तो ठीक है, वो तो सभी बोलते हैं, वो सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है, सभी धर्म गुरुओं ने लिखा है। वो आगे कहता है कारणों का अनुसरण करे, जिस कारण वो बढ़ा है उसका अनुसरण करिए आप, उसकी ईर्ष्या करते मत बैठिए।
वो आगे जो बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, उन कारणों को देखिए और उसका अनुसरण कीजिए, ऐसा वो कहता है। और एक कहता है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो बोलता है कि अनुज्ञाता सुवार्ता नाम, यानी जो अच्छी न्यूज़ है उसको स्प्रेड करें। अब हम अच्छी चीज़ों की चर्चा कम करते हैं और जो वो न्यूज़ उसी को बोलते हैं ना, यानी कुत्ते ने आदमी को काटा ये न्यूज़ नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काटा ये न्यूज़ है। तो चर्चा किसकी हमने करना चाहिए, तो अच्छे चीज़ों की हमने करना चाहिए, यह भी बताया गया है। अब इसमें दोस्ती किससे करनी चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। अब इसमें कल्याण मित्र नाम का शब्द है, भक्त्या कल्याण मित्राणी सेवेते तर दूरगः। अब ये कल्याण मित्र कौन है? ये कल्याण मित्र वो है मेरा मित्र कि जो मेरे कल्याण की आशा रखता हो, जो मेरे सुख दुख में सहभागी हो, जो मेरी प्रगति होने के बाद मुझसे ईर्ष्या न करता हो, वो मेरा कल्याण मित्र है। के लिए यानी शुरू में आयुर्वेद अवतरण का जो इतिहास है उसमें वो बताते हैं कि पुनर्वसु आत्रेय जब वो सब ज्ञान लेकर आए तो वो किस लिए आए, तो अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु, ये मैत्री पर आयुर्वेद है, ये आपका दोस्त है, ये तो वैद्य से दवाई लेने के लिए है नहीं। इसमें जो बाकी चीज़ें हैं आप यदि उसको मित्र समझेंगे तो ज़रूर वो आपकी मदद करेगा। ये पहले से ही कहा गया है कि यह जो है ये मैत्री पर पुण्यतम है, वो आयुर्वेद है, वो ये पुनर्वसु लेके आए और वो शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्या, 6 शिष्यों को उन्होंने दिया, ऐसे आगे का। और किस लिए? सर्वभूता अनुकंपया, सभी भूतों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए, प्यार के लिए ये सब दिया गया है। इसलिए मैं कई बार बच्चों से जब बात करता हूँ उनको बोलता हूँ कि एथिक्स के बारे में आयुर्वेद में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एक ही लाइन पर है, पुत्रवत आचर्य, पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करो। तो ये मेरा पुत्र है, मैंने कोशिश की 10 साल, बहुत कठिन है, मैं बता रहा हूँ, खुलेआम बता रहा हूँ आपको। ये एक लाइन के लिए मैंने 10 साल लगा लिया कि सामने वाला व्यक्ति मेरा पुत्र है, ऐसा यदि मैं भाव रखता हूँ, जब रखता है कोई, जिसके लिए कोशिश भी करनी पड़ती है, जिसके लिए आयुर्वेद कहता है, उसको मैं जब एक्सरे के लिए या पैथोलॉजी के लिए भेजता हूँ तो मैं कभी भी कमीशन नहीं मांग सकता, मैं कभी भी कट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया, मैं मेरे बेटे को भेजूंगा तो क्या उसको बोलूंगा क्या 10% मेरे को दे। तो इसलिए आयुर्वेद एथिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो जो बात करता है इतनी सटीक करता है, वो यदि वो वैद्य अपने जीवन में लाता है तो उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है। अभी जब हमको हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है तो उसका नियम क्या है? तो आज हमने व्याख्यान सुना और कल से बदल गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसका उन्होंने नियम बताया है, पादेनापथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वाद्यते, पाँव 25%, इसको आप अच्छी चीज़ को 25% लाइए, बुरी चीज़ को 25% छोड़िए, फिर इसको पाद पादेन, ऐसे 25% करते हुए और 25% कर उसको निकालते हुए आप आपकी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए वो आज भाषण दिया, कल सुना और कल से बदला और कल से मैं ये करूँगा वगैरह, ये जो किसी जन्मदिन के दिन मैंने ये निश्चित किया वगैरह, ये सब जो बातें रहती है वो आयुर्वेद को मान्य नहीं। वो कहता है इसको स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए यदि आपको आपके जीवन में बदलाव लाना है। और भी कहीं उन्होंने चीज़ें बताई है कि कुरेद कर झगड़े मत निकालो, यह भी बता दिया है। यानी हमेशा वो स्वास्थ्य के बारे में ही बात नहीं करते, वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं। और न सर्वत्र विश्रब्दो न च शंकिता भवेत्, इसका मतलब सभी पर पूरा विश्वास भी मत रखो और सभी पर पूरा अविश्वास भी मत करो, उसमें संतुलन रखिए। हम लोग सब अभी ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, और पुलिस थाने में तो जो आता है वो यही समझ के आता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, और इससे उल्टा डॉक्टर का आता है कि डॉक्टर के सामने वो बैठ गया और उसने बोला मेरा सर दर्द है, तो डॉक्टर कभी ये नहीं पूछता, उसके मन में ये शंका नहीं आती कि सर दर्द है कि नहीं है, वो तो पहले जांच लेता है।
तो इन सब चीज़ों से सामान्य आदमी, ये जो बाकी जब हमारे जीवन में हमने दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। मैंने बताया कली वैर रुचिर नस्या, कुरेद कर झगड़े मत निकालो, जैसा चलता है चलने दो। बहुत सारी लंबी लिस्ट है उसकी और बहुत सुंदर है मित्रों। अभी इसके बाद तो धन्यवाद है, लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। वो हमने जीना कैसे चाहिए इसके बारे में तो हम विचार करते हैं, लेकिन हमने मरना कैसा है इसका भी हमने विचार करना चाहिए। इसलिए उसको अंग्रेजी में लिविंग विल बोलते हैं कि हम विल जो करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी का करते हैं, हमारे गहनों का करते हैं, हमारे पैसे का करते हैं, हमारे बाकी सब चीज़ों का करते हैं। हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, सबकी तो होनी है, इसके बारे में कोई लिखित रूप से हम लोग लिख के नहीं रखते हैं। उसको कहते हैं लिविंग विल, कि मुझे ये यदि बीमारी हुई तो किस हद तक मुझे ट्रीटमेंट देनी है। अब आज हम देखते हैं कि उसके पास यदि इंश्योरेंस है या उसके बेटे के पास इंश्योरेंस है और वो यदि है तो सब नलियाँ डाल के हमको रख देते हैं। वो डॉक्टर को भी मालूम रहता है जिंदा नहीं रहने वाला, इसकी उम्र हो गई, लेकिन वो निर्णय कोई नहीं लेता इसका निर्णय हमारी जब सभी क्षमताएं अच्छी है तब हमने लिख के रखना चाहिए कि मुझे इसके बाद कभी भी वो नलियाँ डाल के और वेंटिलेटर पे डाल के जिंदा रखने की ज़रूरत नहीं, यदि इस जीवन की आगे कोई सार्थकता नहीं है तो। अब ये जब तक हम सोचेंगे नहीं, इसलिए हम लोग सब जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा मृत्यु कैसा हो इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते। और इसके बारे में भी जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो मृत्यु के बारे में भी सोचना चाहिए। बड़े ही निरोगी अवस्था में, मन की निरोगी अवस्था में सोचना चाहिए। हर एक की अपेक्षा अलग हो सकती है। कहीं रहते हैं, अभी मेरे को एक सज्जन मिले थे, उनको किसी कारण से उन्होंने बोला था मेरे को 2 साल पहले, उनको वो अयोध्या में वो मंदिर का जो निर्माण है वो देखना है। वो 96 थे तब मेरे पास आए थे, बोले मेरे को दवाई दे, मेरे को वो देखना है। अब उनकी श्रद्धा है, ये अभी भी है, वो मुझे लगता है कि वो जाएंगे, वो बराबर वहाँ पर एक ऐसे हर एक के कुछ कुछ काम रहते हैं, कुछ कुछ अपेक्षाएं रहती है, कुछ ये रहती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका भी विचार हम लोगों ने जीवन का विचार करते समय और स्वास्थ्य का विचार करते समय हम लोगों ने करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा समय शायद ज़्यादा लिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे बुलाया, फिर से एक बार मिश्रा जी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आपके मानस पटल पर कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब से अवश्य पूछें। किसी को कोई सवाल पूछना है डॉक्टर साहब से तो अवश्य पूछें। परमादरणीय मुख्य सचिव महोदय की सत्प्रेरणा से एवं प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन जी की प्रयासों से आयुर्वेद का साथ स्वास्थ्य हमारे साथ विषय पर आज कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यानमाला के अंतर्गत 6वीं प्रस्तुति में डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी, अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो आज इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान आयुर्वेद के ऊपर दिया गया है। सर, हम पूरे सचिवालय परिवार की तरफ से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। इतना महत्वपूर्ण और गूढ़ चिंतन आपने हमारा आयुर्वेद के साथ कराया। आपने सर जो नेचर जर्नल में पब्लिश डार्क साइड ऑफ लाइट का कंसेप्ट बताया, इसको हमने आत्मसात किया। आपने सर शरीर के साथ बात करने का जो कंसेप्ट बताया, ये भी बहुत ही सराहनीय है और हमने इसको सर आत्मसात किया। आपने सर बायोलॉजिकल क्लॉक के विषय में बताया और एक महानुभाव जो थाली का स्वरूप देखकर होने वाली बीमारी के विषय में भी प्रिडिक्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त भी सर आपने इतना कुछ गूढ़ बताया, इसके लिए हम सर हृदय की असीम गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस आयोजन के लिए मुख्य सचिव महोदय और प्रमुख सचिव साहब को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। सर,
अगर आपकी अनुमति हो तो सर मेरा एक क्वेश्चन जो है थोड़ा मेडिकेशन के ऊपर है सर। हालांकि मेडिकेशन के विषय में यहाँ चर्चा नहीं हुई सर, आयुर्वेदिक मेडिकेशन पे आप अनुमति दें तो सर मैं उसको थोड़ा सा अपनी एक क्वेरी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी प्रश्न पूछिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर जो एथनोबॉटनी है सर, और जो डिफरेंट मेडिसिनल फ्लोराज हैं सर डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्ल्ड वाइड या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो सर उनको हम क्रूड फॉर्म में लेते हैं, और जो एस्टेब्लिश्ड आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं उस पर तो एक्टिव जो उसका इंग्रेडिएंट होता है सर वो लिखा रहता है कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका। लेकिन एथनोबॉटनी के और ये सब जो मेडिसिन है सर बहुत यूजफुल हैं आयुर्वेद की, और जो फ्लोराज में मेडिसिनल प्लांट्स हैं सर जो हमारे विलेज का भी सर आपने वो किया था सर इसमें, तो वहाँ ये यूज़ करते हैं। उसमें सर मेरी जिज्ञासा ये है कि उसके एक्टिव प्रिंसिपल के साथ साथ उसको क्रूड फॉर्म में से उसका काढ़ा लिया जाता है, तो एक्टिव प्रिंसिपल के साथ साथ सर जो उसके अदर कंपोनेंट्स जैसा जाते हैं उस काढ़े में, तो क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सर पूर्णतया लाभदायक होते हैं या उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है सर? विनम्रता पूर्वक सर मेरा ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यदि इस पर आप प्रकाश डाल दें तो सर मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा प्रश्न है। और कोई किसी को पूछना है? हाँ जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि हम जैसे मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, तो हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन सामान्य रहता है जब भी मैं नपवाता हूँ, तो क्या इसका नींद से कोई इफेक्ट कनेक्शन है क्या? जी हाँ जी। जी नमस्कार सर। सर जो कार्य के घंटे हम लोगों के हैं जो 10 बजे से दिनचर्या या ऑफिस का काम शुरू होता है, क्या हम इसको जैसे अपने सोलर सिस्टम के साथ तारतम्य बैठाने के लिए क्या इसको और पहले से शुरू करें जिससे हम शाम को जल्द घर पहुँचें और तो रात में और एक सोलर सिस्टम के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने दिनचर्या को चला सकें? क्या ये किया जा सकता है या नहीं? ठीक है। मैं शुरू करूं? हाँ जी नमस्कार सर। मैं जो आपने आज इतना ज्ञानवर्धक आयुर्वेद के बारे में बताया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, बच्चों को इसमें छोटे छोटे बच्चे जो आजकल इसका स्टडी का मतलब इतना प्रेशर रहता है उनका स्कूल्स में, फिर वो बच्चे खान पान में भी इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, और मतलब वहाँ स्कूल्स में आने के बाद उनके फिर ट्यूशन पढ़ना, फिर शाम को मतलब उनका लेट जो सोने का है, तो उसमें कैसे हम लोग इनको एडजस्ट करें, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं 1 बाय 1 शुरू करता हूँ। सर आपका प्रश्न है फाइटोकेमिकल्स के बारे में। उसके 2 पक्ष हैं। एक तो जो पारंपरिक औषधि दवाइयाँ बनती है उसका अपना एक तर्क है, और जैसे सिर्फ आयुर्वेद में काढ़ा ही नहीं बनता, घृत भी बनता है, आसावारिष्ट भी बनते हैं, गुगुल भी बनते हैं, वटी भी बनती है। अब इसमें फ़र्क कैसे होता है कि जिस धातु यानी टिश्यू में उसको जाना है उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन रहता है। वो शायद एक ही वनस्पति से बना हुआ हो, लेकिन उसके जो इंडिकेशन रहते हैं वो बदलते जाते हैं क्योंकि उसका फॉर्म बदलते जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ अश्वगंधा का, क्योंकि वो आप सब लोगों को मालूम है। अश्वगंधा का घृत जब बनता है तब उसका उपयोग जो हमारे ब्रेन के जितने भी विकार है, विशेष रूप से डीजनरेटिव, आज जिसको अल्जाइमर्स डिसीज बोलते हैं या डिमेंशिया बोलते हैं या स्मृति भ्रंश बोलते हैं, उसके लिए होता है। लेकिन यही अश्वगंधा जब गुगुल के साथ जोड़कर अश्वगंधा गुगुल बनाया जाता है, तब उसका उपयोग ये आमवात में जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के आसपास है जाता है उसके साथ जुड़ता है।
यदि आपको सिर्फ थकान आ रही है तो ये न गुगुल का उपयोग है न घृत का, उसके लिए अश्वगंधा रिष्ट का इस्तेमाल होता है। और यदि जो कहते हैं एफ्रोडेसियाक करके यदि उसका इस्तेमाल करना है तो अश्वगंधा व लेह का इस्तेमाल होता है। या फिर उसको आपको मसल्स यदि किसी के कारण किसी के वीक हो गए होंगे किसी बीमारी के कारण, तो अश्वगंधा क्षीरपाक बनता है। तो ये जो आयुर्वेद की पद्धति है उसमें ये टिश्यू के अनुकूल ये उसके फॉर्म बदलते जाते हैं। अब इसका अर्थ ये है कि वो नैसर्गिक है, यानी निसर्ग से निर्माण हुआ है, तो उसमें फाइटोकेमिकल्स बहुत सारे होते हैं। आप जानते हैं 150-200 200 फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये फॉर्म इसलिए बदला जाता है कि उसमें जिस काम के लिए जिसका उपयोग है उसमें उसका परिवर्तन होते रहता है। तो इसलिए ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की आजकल बात चलती है वो करते ये हैं कि एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट को ये सभी में डालते हैं। अब आयुर्वेद को वो बहुत ज़्यादा, मेरे जैसे पुराने वैद्य हैं उनको बहुत ज़्यादा ये मान्य नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि घृत के जो इंडिकेशन है उससे गुगुल के इंडिकेशन और उससे अवलेह के इंडिकेशन और उससे आसव के इंडिकेशन या अरिष्ट के इंडिकेशन अलग है। अब लेकिन ये जो आप कह रहे हैं उसका एक्सट्रैक्शन मेथड में अभी जो नया आया है जो इंडस्ट्री करती है वो पार्शियल एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल सेपरेट करने के बाद उसमें टॉक्सिसिटी आती है। जैसे अश्वगंधा का फिर से उदाहरण देता हूँ कि अश्वगंधा का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको सेपरेट करके जब चूहों को खिलाया गया, उसका फेमस एनिमल एक्सपेरिमेंट है, तो उसको टेराटोजेनिक इफेक्ट है, कैंसर निर्माण करता है। अब इतने लोग अश्वगंधा खाते हैं क्रूड फॉर्म में, उनको कभी कैंसर नहीं होता, और इतने सालों से खा रहे हैं, 2-3 हज़ार सालों से 5,000 सालों से खा रहे हैं। अब लेकिन ये इंग्रेडिएंट सेपरेट करने के कारण इसलिए उसका मॉलिक्यूल की दवाई नहीं बन पाई। और ऐसा सभी वनस्पतियों के बारे में, सभी इंडिकेशंस के बारे में है। तो इसलिए अब काढ़ा भी सबका नहीं बनाते, ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि किसका काढ़ा बनाना चाहिए और किसका गुगुल बनाना चाहिए और किसका, इसके भी आयुर्वेद के अपने नियम है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि पुनर्नवा और गोखरू, ये गोक्षुर बोलते हैं उसको, ये दोनों मूत्र मार्ग पर काम करने वाली दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की। उसमें पुनर्नवा का आसव बनता है लेकिन गोखरू का काढ़ा बनता है। आपको पूरे 2000 साल में किसी ने भी गोक्षुरा सव नाम का आसव नहीं बनाया है। इसका मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, किसी भी कारण से नहीं बनाया है। तो ये जो आयुर्वेद के नियम है वो परंपरागत पद्धति से हम लोग जिसको देखते हैं उसके साथ साइंस को भी जोड़ते हैं, तो उसमें से जो भी अच्छा निकलता है वो लेके आते हैं हम लोग। मुझे लगता है आपका समाधान हुआ होगा। दूसरा जो प्रश्न था ब्लड प्रेशर के बारे में था सर आपका, उसका नींद से संबंध है और नींद की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहती है उतनी ये जो ब्लड प्रेशर है ये सामान्य रखने में मदद करती है। लेकिन उसके लिए भी वो टेस्ट होती है, मेरे ख्याल से उसको हल्टर वगैरह कुछ कहते हैं, उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है। तो कितने डीप स्लीप में वो कितना कम होता है यह भी आपका उसका जो रिपोर्ट है वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट या बड़े केसेस में दिए जा सकते हैं। लेकिन जितने भी नींद की जो दवाइयाँ हैं वो एलोपैथी की और आयुर्वेद की दवाइयों में अंतर रहता है, जो फिर से वही है, साइड इफेक्ट की ही बात नहीं है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जुड़ने वाली बात है। तो ये जो अश्वगंधा है ये भी निद्रा जनन माना जाता है, तो उसको लेकिन किसी वैद्य से पूछकर उसको लेना है, आपके लिए सूट होता है आपकी प्रकृति के लिए, वो हमको देखना है। तीसरा जो प्रश्न था वो समय का, हाँ, तो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि सूर्य के हिसाब से जो चीज़ होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है और जिस प्रकार से आयुर्वेद ने उसको देखा है, उसमें यदि आप उसका सीक्वेंस देखेंगे सुबह उठकर काम को लगने तक, तो वहीं 9-10 बजे का समय आता है। और अभी जो मैंने आपको लेटेस्ट रिसर्च बताया, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी 10 बजे, और वहीं 9:30-10 बजे आपके ऑफिस से खुलने का समय रहता है, तो 9:30। तो वहाँ पर आने के बाद जब तक आप काम को लगते हो 10 बजे आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है, ऐसा साइंस कहता है, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। क्योंकि उसके बाद में उठने के बाद में क्या क्या करना है इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, वो मैंने दिखाई आपको। दंत धावन कितने समय, गंडूश कितने समय, फिर उसके बाद स्नान कितने समय, व्यायाम भी करना है, फिर भोजन भी करना है और वो सब करके आना है।
तो इसलिए अभी की जो सिस्टम है वो यानी जल्दी करके वो फिर भी होता है कई जगह जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा दिल्ली में भी होता है, आधे घंटे का समय में ऑफिस का फर्क रहता है। ठंडी के दिनों में जो है वो 10 बजे तक चला जाता है, बाकी दिनों में 9:30 बजे तक रहता है। तो ये जो है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है वो सब सोच समझ के ही करते हैं। और इसका जो अनुभव है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी सालों से है। अभी ये जो बच्चों की तरफ का जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा है कि वही बात है कि हम बच्चों को किस लिए दौड़ा रहे हैं। यानी ये तो ठीक है कि वो स्कूल जाता है, वो एग्ज़ाम है, वो बाकी सब मुझे मान्य है। हम घर में उससे क्या बात करते हैं। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि 1 मार्क कम मिला उसके बाजू वाले बच्चे से, तो हम उसको कोसते हैं क्या? तो उसके बारे में बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे जोक्स जो है वो व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। तो और जिस प्रकार से बच्चों को आजकल जिस प्रकार की कंपटीशन है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार के मार्क्स है, बीच में हम लोगों का स्कूल के जो मेरे मित्र हैं हम लोग एक साथ मिले थे। तो एक का जो बच्चा है वो बहुत होशियार है और उसको बहुत ज़्यादा यानी पुरानी बात है ये, उसको बहुत ज़्यादा मार्क मिले। तो हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे तो उसके मार्क हमको मालूम थे, तो इसके बच्चे को 98% वगैरह मिले। तो वो बता रहा था इसमें 100 में से 100, इसमें 100 में से 100, इसमें 99 वगैरह। फिर हमने इसके निकाले तो ध्यान में आया कि इसको 10वीं और 12वीं दोनों मिलके जितने मार्क थे वो उसके बच्चे ने 12वीं में कमाए। अब इसका कारण था कि मैं जब 12वीं में था, मैं 12वीं के फर्स्ट बैच का विद्यार्थी हूँ, तब हमारा जो फर्स्ट मेरिट था महाराष्ट्र में से उसको 68% मार्क थे। आज तो 68 वाले को कोई खड़ा भी नहीं करता। तो प्रश्न यह रहता है कि सोच हम हमारे बच्चों की कैसे बना रहे हैं। यशस्विता हम किसको कह रहे हैं? हम बोलने के लिए तो बोलते वो अच्छा आदमी बनना चाहिए, लेकिन अच्छा आदमी बनने के लिए उसने ढंग से खाना खाना चाहिए, ढंग से व्यायाम करना चाहिए, ग्राउंड पे जाना चाहिए, खेलना चाहिए, उसको दोस्त होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों की तरफ यदि हम एक पालक के रूप में, एक गार्डियन के रूप में यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो आगे जाके समस्या आती है। जिनके पास ये जिन पालकों को ये समझ है उनमें ये समस्या कम नहीं होती। मैं उदाहरण बताता हूँ। मुझे मेरे एक परिवार मेरा रुग्ण है, वो जो है बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को 10वीं के बाद में गैप देने के लिए कहा है 1 साल की, और ये बताया कि आप जो मर्जी है करो। तो उनकी जो लड़की थी वो एक संस्था में चली गई, वहाँ पे स्नेहालय नाम की संस्था है महाराष्ट्र में, जहाँ पर बहुत पीड़ित बच्चों का ये होता है। वो साल भर वहाँ रही, और लड़का जो था वो गिटार सीखने के लिए गया। तो और उसके बाद में फिर 11वीं में एडमिशन दी, फिर आगे का चलते रहा उनका। तो ये जो साल भर में वो जो चीज़ सीखे, वो उनका कहना है कि वो हमारे ज़िंदगी की वो बच्चे मिलते हैं मुझे भी याद। तो वो 1 साल जो गंवाया उन्होंने, तो वो कंपटीशन में यदि डाला तो 1 साल बेकार गया। क्या कर रहे हो तुम? तो ये सोच मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमारी सोच जो है वो हमको बदलनी चाहिए। और भोजन का है, आप उनको बायोलॉजिकल क्लॉक समझा दीजिए एक बार, वो अपने आप सब चीज़ें करने लगेगा। उसको अपने शरीर से बात करने के लिए पूछिए, उसको समझ जाएगा भूख कितनी लगती है। और इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है चाइल्ड साइकोलॉजी में, उन्होंने ये किया है कि बच्चों के सामने सब रख दिया और बोला जो मर्जी है खाओ, छोड़ दिया सब बच्चों को, कैमरे लगाए, ऑब्जर्वेशन किया। किसी भी बच्चे ने भूख पूरी होने के बाद में खाया नहीं। ये तो गलत आदत हम डलवाते हैं बच्चों को। तो इसलिए हमारे यहाँ पर वो जो ग्राम विकास मंत्रालय है, उन्होंने एक अक्षय पात्र नाम की योजना निकाली। जो मुरमुरे रहते हैं वो और फुटाने चने, इसको डब्बे में रख देते हैं और वो बच्चे को जब मर्जी है तब खाता है। उनके ध्यान में आया है कि वो पेट भरने के बाद बच्चा कभी नहीं खाता। ये तो हमारी आदत है, हम कैसे डाल रहे हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, इस पर वो निर्भर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं उद्बोधन हेतु मुख्य सचिव महोदय को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन,
श्री रविंद्र नायक जी आज के इस कार्य क्षमता व्याख्यान माला के छठी प्रस्तुति में उपस्थित हमारे सभी सचिवालय के साथियों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आपने देखा होगा कितना विद्वतापूर्ण लेकिन कितनी सहजता के साथ उन्होंने आयुर्वेद के जो विषय हमने चुना, ये आयुर्वेद का साथ, स्वास्थ्य हमारे हाथ, इस विषय पर कितने विस्तार से, कितनी सरलता के साथ, कितनी सहजता के साथ आप सबके साथ चर्चा की। सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके बुलाने के पीछे ये जो हमारी कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यान माला का शुभारंभ हुआ, इसमें मुझे एक पत्र आया अपने किसी साथी से। हमारे सचिवालय कर्मी ने एक मुझे पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आपने हर एक विषय पे, अलग अलग विषय पे, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के जीवन के लिए और हमारी क्षमता वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, अन्य तमाम सारे विषयों पे आपने वार्ता कराई, लेकिन अभी तक आयुर्वेद को आपने नहीं छुआ। तो मुझे लगा कि बिल्कुल अच्छी बात हमारे साथी ने कहा है, और मैंने तुरंत वैद्य राजेश कोटेचा जी, जो कि हमारे पूरे देश के यूनियन, जो हमारा आयुष मंत्रालय है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, उनके सचिव साहब से मैंने वार्ता की कि साहब, हमारे लोग सुनना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में, वो जानना चाहते हैं कैसे आयुर्वेद उनके जीवन में फर्क ला सकता है। इस पे मुझे ऐसे किसी को चुन करके बताइए जो कि हमारे मुख्य सचिव से लेकर के हमारा रिव्यू ऑफिसर, जो सबसे अंतिम पावदान से लेकर सबसे उच्च स्तर पे जो सचिवालय को होता, सबको ही सुनेगा उन्हें। और वही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी सुनेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने कमरों में डिजिटल माध्यम से, क्योंकि ये सारी चीज़ जो सर आप बोल रहे थे, ये सारी चीज़ फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब जगह इस समय लाइव इसका प्रसारण हो रहा है। और यही नहीं, बल्कि इस पूरी चीज़ को रिकॉर्ड करके हम इसे, हमारा जो विभाग है, सचिवालय प्रसारण विभाग, उनके भी वेबसाइट पे डाल देंगे। इसको मैं अलग से भी सबके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि बाद में भी आप इसको सुन सकते हैं, परिवार के लोग भी, उनके बच्चे भी, सब कोई सुन रहा है। तो ये मेरा नहीं, बल्कि हमारे वैद्य जी, जो डॉक्टर राजेश कोटेचा जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि हम साथ साथ केंद्रीय सरकार में सचिव रहे हुए हैं, और हम एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। लगभग हर दिन एक दूसरे से दुआ सलाम सुबह सुबह जब हम सवेरे वॉक करने जाते थे हुआ करता था। तो उन्होंने आपका नाम बताया, और जब आपसे मेरी सीधी वार्ता हुई तो बड़ी सहजता के साथ उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। सर, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं हमारे वैद्य कोटेचा जी को भी, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आप सबके लिए इतना एक नायाब खजाना, जो हमारी मनीषी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक इतना अकूत भंडार है, उससे कुछ मोती हम सबके सामने डालने के लिए, परखने के लिए दिया। अभी आपने 2 दिन पहले, जब एक ऐसा गौरवशाली पल था, जब हमारा देश पूरे दुनिया में, सारी दुनिया देख रही थी, और चंदा मामा दूर के, जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, उस चंदा मामा पे, और वही नहीं, चंदा मामा के उस भाग पे जहाँ पे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, यानी दक्षिणी ध्रुव पे हमारा जो है रोवर और लैंडर वहाँ पे पहुंचे, और उसके बाद वो प्रज्ञान घूमना चालू कर दिया। ये बहुत बड़ा पल था। और आपको मालूम है, नाम भी देखिए, सोमनाथ, यानी
चंद्रमा के नाथ सोमनाथ, वो आजकल इसरो के डायरेक्टर, जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे वेदों का जो ज्ञान है, जो वेद परंपरा में हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो लाभ है, इसकी वजह से हम आज चंद्रमा पे हम इतनी आसानी के साथ इतनी सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। और उसी वेद परंपरा, वैदिक परंपरा का ही ये ज्ञान का अंग है, ये हमारा आयुर्वेद है। आपने देखा कि कितनी सहजता के साथ वैद्य जी ने बताया आपको कि कैसे हम अपने आत्मा को, अपने इंद्रिय को और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए काम कर सकते हैं। और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उस कार्य को किया। आज जो हम जीवन शैली की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल, उन्होंने स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ वृत्त, यानी हेल्दी बिहेवियर के बारे में बात की। उन्होंने कैसे हम अपने जीवन को सबसे अपने सक्षम बना सकते हैं, उसके लिए देखा आपने बात की, कार्य जो ऐसा करिए कि अपने कार्य को आनंद के हिसाब से करिए, कार्य में आनंद लीजिए। हमारा तो भगवान का स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूपम। तो हम जब कार्य करते हैं, और कार्य आपने खुद चुना है, सचिवालय में आपने एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आप यहाँ पे आए हैं, आप पूरे प्रदेश के कार्य को देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के कई नीतियां बनाते हैं, कुछ जो हमारे कार्य हो रहे हैं प्रदेश में, उन कार्यों का आप उसकी समीक्षा करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, यहाँ से बैठे हुए परीक्षण करते हैं। तो ऐसे में हमारी क्षमता, जो हमें जो काम मिला हुआ, उस काम को किस आनंद भाव से आप कर सकते हैं, ये भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। इस आयुर्वेद में हमारी क्षमता की वृद्धि करने के लिए कैसी हमारी दिनचर्या हो, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, विचार कैसा हो, हमारा कैसे एक एक चीज कैसे हो। देखिए, एक एक चीज के बारे में कितना बहुत ही मैंने इतनी सुंदर तरीके से उसका पूरा विश्लेषण हमें वैद्य जी ने आप सबके सामने किया। मैं समझता हूं कि आप बहुत सारी बातें आपने अंगीकार किया होगा। ये भी संभव कि उसमें बहुत सारी बातें आपको अभी ध्यान में ना आई हो। इसके लिए जब हम इसका जो पूरा का पूरा हम इसका YouTube जब आपसे शेयर करेंगे, उसे आप बाद में भी सुन सकते हैं, बाद में भी विचार कर सकते हैं, खुद भी थोड़ा अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा खजाना हमारे पास उपलब्ध है, जिसको आप जाकर के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि आज से हजारों साल पहले ये जो ज्ञान था, कि कैसी हमारी दिनचर्या हो, कैसी हमारी रात्रिचर्या हो, कैसी हमारी ऋतुचर्या हो, ऋतु का जिस प्रकार से विश्लेषण आपने किया, जो बताया कि इतने सालों पहले, हजारों साल पहले, जब हमारे ये जो हमारे तमाम सारे ऋषियों ने जब इस बात की खोज की, इस बात को उसको लिखा, आज भी वो परिवर्तन नहीं हुआ। वो एक ऐसा एक नैसर्गिक, जैसे भगवान ने ही, परमात्मा ने उसको बना रखा हो, और उसके हिसाब से वो सारा का सारा चीज चलता है। कैसे आपने अलग अलग समय में हमें क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हम इस बात को अंगीकार करेंगे तो हमारी क्षमता निश्चित तौर पे बढ़ेगी। इसका पूरा का पूरा विवरण आपको पूरा इसके बारे में जानकारी आज हमारे आदरणीय वैद्य श्री देव पुजारी साहब ने आपसे चर्चा की। आपने इस ज्ञान की ताकत, क्योंकि ये हमारी ये जो वैद्य परंपरा थी, धीरे धीरे स्नेही हमारी बिल्कुल कम होती जा रही थी। मुझे तो स्मरण है, मैं एक गांव का रहने वाला हूं, बचपन के शुरुआत के 12 साल में गांव में ही रहा, और हमारे गांव में एक वैद्यशाला हुआ करती थी, हमारे एक वैद्य जी होते थे। अभी भी मैं जब आपसे बोल रहा हूँ, मुझे वैद्य जी का चेहरा स्मरण आ रहा है, वैद्य जी की पूरी वो उनकी जो आभा थी शरीर, उस पर याद आ रहा। कोई भी बीमारी होती थी, जब हम कभी जाते थे उनके पास, तो कुछ नहीं, जो आपने कहा मैत्री भाव से, मित्र भाव से वो काम करते हैं।
उस भाव से कैसे वो वैद्य जी ऐसा नहीं कि कुछ रिएक्शन करते थे, बल्कि जाते थे अंदर अपना जाकर के कुछ कटकट किया और उसके बाद वो कुछ 2-4 पुड़िया बना के दी और मुझे ख्याल है सब चीज़ ठीक हो जाती थी। या तो हमारे मन में वो श्रद्धा होती थी या वैद्य जी से देख करके उनके उस मित्रता भाव से ही हमारा परिवर्तन होता था, लेकिन चीज़ें सारी ठीक हो जाती थी। लेकिन ये चीज़, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 साल पहले की बात कर, 50 साल हम बचपन में 8-10 साल 12 साल की उम्र में तो मैं बाहर निकल गया, लेकिन 12 साल उसमें की बात कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे वैद्यशाला भी खत्म हो गई, वैद्य भी खत्म हो गए। लेकिन एक बार दोबारा पिछले 10 सालों में आयुष का जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो हमारे भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, भारतीय जो विधा है, उसका जिस प्रकार से विकास हुआ है, आपने उसकी ताकत देखी जब एक वैश्विक महामारी कोविड पूरी दुनिया को छा गई थी। कैसे कुछ ऐसी चीजें थी जो विचार से, व्यवहार से, भोजन से और उन चीजों के सेवन से हमारे देश को इतना ज्यादा, उसको एक प्रकार से कवच उसको प्रोवाइड कर रही थी। ये हमारे ज्ञान का भाग है और उसी का आज आपसे चर्चा हमारे आदरणीय वैद्य जी ने किया। निश्चित तौर पे ये आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपके परिवार के लिए भी। अगर आप परिवार अभी इसमें न सीधा जुड़ा हो तो जिस हमारा YouTube आपके ग्रुप में पढ़ेगा, आप उसको परिवार को भी सुना सकते हैं, उसके ऊपर आगे मनन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे आज के डेट में जिस प्रकार से योग का, आयुर्वेद का या और हमारे सिस्टम्स का जितना ज़्यादा अभी इधर प्रचार प्रसार हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं था। आप और भी उसमें चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम क्या करें, क्या भोजन शैली हमारी हो, क्या हमारे जो जीवन शैली हमारी हो, हमारी किस प्रकार से पूरी दिनचर्या हो, कैसे हमारे रात्रि के बारे में किसी साथी ने पूछा कि कैसे ब्लड प्रेशर और सोने से संबंध है, जिसके बारे में अच्छा उत्तर दिया वैद्य जी ने, तो उसको कैसे हम लोग उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ को समझ करके हम अपने जीवन में लाभ अगर करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और यही उद्देश्य है हमारे जो हमारी कार्य क्षमता व्याख्यान माला जो प्रारंभ की गई थी, कि हम सारे लोग आज जब हमारे पूरा देश परिवर्तन हो रहा, देश में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, देखा आपने चांद के ऊपर हम पहुंच गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से उसको बताया। आज पूरे देश में जिस प्रकार का परिवर्तन है, उसी के अनुरूप, उसी के कदम से कदम मिलाकर के उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश एक तरीके से बदल रहा है। एक इतनी पॉजिटिव फीलिंग पूरे प्रदेश के नागरिकों में आ रही है। उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो हम ऐसे प्रदेश के नागरिक हैं जो जब देश हमारा विकसित होगा तो प्रदेश हमारा विकसित होगा। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और वो काम कौन कर रहा है? नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उसके पूरा का पूरा सारा जिस प्रकार के वो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, बट उसको काम करने वाले हम आप हैं। हम आप उसको धरातल पर ले जाने वाले हैं। इसलिए हमें अपनी क्षमता अच्छी से अच्छी रखनी चाहिए। हमारे मन के अंदर जो सद्विचार है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, वो हमारी अधिक से अधिक रहनी चाहिए। और जो तमाम चीज़ें आपको बताएगी, चाहे शिव खेड़ा जी ने आपसे बात की, मोटिवेशन के बारे में बात की, शिवानी दीदी ने आप सबको संकल्प से सिद्धि के बारे में बात की, आपको डॉक्टर भंसाली ने बात की कैसे हम अपने जो है डायबिटीज जो एक बहुत बड़ा, मधुमेह एक बहुत बड़ा समस्या है, उससे कैसे उससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर आदित्य कपूर ने आपसे बात की आपके हार्ट डिजीज के बारे में, रक्तचाप के बारे में, ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट के डिजीज उसके बारे में कैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं। और अभी हाल में डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी ने आपसे बात की जो कैंसर का एक बहुत बड़ा भयानक भयावह रूप जो जगह जगह देखने को मिलता है, उससे कैसे आसानी से आप निपट सकते हैं। और आज ये छठी प्रस्तुति में कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा आचार विचार व्यवहार और स्वस्थ वृत्त, एक हेल्दी बिहेवियर कैसे हम लोग ला सकते हैं, उसके बारे में बात की। निश्चित तौर पे ये हम सबके बहुत ही मदद करेगा। मैं आप सारे लोगों को
अपनी तरफ से तो शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि जो आपने कहा कि जो काम करिए आनंद भाव से करिए। आप जब आनंद भाव से करेंगे तो स्वस्थ स्वतः ही स्वस्थ रहेंगे। आनंद भाव से करिए। दूसरों का आपने बड़ी सारी बात में एक कहा, ये फला चीज करिए तो और आपकी चीजें बने, जैसे कि कैसे लोगों का भला हो सकता है, हम कैसे अपने अंदर दुर्व्यवहार नहीं ला सकते हैं, किसी का निगेटिव भाव नहीं ला, बहुत सारी बातें जो लास्ट में कहा, उन चीजों को जब आप देखेंगे तो स्वतः आपका होगा कि आपको परम पिता परमेश्वर ने जो एक शक्ति प्रदान की है, अलग अलग रूप में, किसी को चीफ सेक्रेटरी के रूप में, किसी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, किसी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, किसी को जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, रिव्यू, हर लेवल पे आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि आपका जीवन सार्थक होगा। और आप जो आज पूरे देश को बदलने में माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं, पूरे प्रदेश को बदलने हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगे, उसमें आप कह सकते हैं कि हमने ये योगदान दिया अपने देश को बदलने के लिए, अपने प्रदेश को बदलने के लिए, अपनी जगह को बदलने के लिए। मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय वैद्य जी को अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अनुरोध करना चाहूँगी मुख्य सचिव महोदय से कि एक सम्मान हमारे अतिथि डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी के लिए, जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी के रूप में कांच से निर्मित गणपति प्रतिमा, विश्व प्रसिद्ध ओडीओपी उत्पाद। साथ ही साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी प्रमुख सचिव महोदय से कि चिकनकारी लखनऊ जनपद का रेशमी अंग वस्त्र प्रदान कर डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी का सम्मान करें। इसी क्रम में मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रमुख सचिव आयुष विभाग से श्रीमती लीना जौहरी जी को। जो मुख्य सचिव महोदय को पुष्प गुच्छ देकर के उनका सम्मान करें। साथ ही साथ आज के हमारे अतिथि एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी को भी पुष्प गुच्छ देकर के उनका सम्मान करें। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश आयुष सोसाइटी से श्री महेंद्र वर्मा जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विशेष सचिव आयुष विभाग श्री हरिकेश चौरसिया जी को। बहुत बहुत धन्यवाद।